Okay. Good afternoon, dear students. Come on, settle down. Yes, good afternoon. Settle down. I am sure आप खाना खा के आए हो. Yes. Now, let's get started with GST. I am on the 4th chapter, that is time of supply. Dear students, I taught you yesterday TOS, time of supply, exactly means what? It is that point of time जब liability arise हो रही है. बताना जरा क्या है time of supply? That point of time when the liability arises. What is TOS? That point of time when the liability arising. Yes, so it is that point of time जब liability arise होती है, क्योंकि supply जो है वो एक दिन में खत्म नहीं होता है. It goes over a longer period. Yes, so we have chosen two important dates from there. And what are those two important dates, dear students? We have chosen I and P. हाँ, अब थोड़ा confusion किसी का हुआ रहेगा तो वो थोड़ा दूर करती हूँ, ये करते और हम करेंगे फिर सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व. पहले हम इस पे फोकस करेंगे, कोई बातें नहीं करेगा, फोकस करेगा. जीएसटी इज आवर फेवरेट टॉपिक एंड इट इज वेरी वेरी इजी. हमको तो कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 40 on 40. शाबाश. Now, nobody is talking, dear students. Please focus and understand. ये जो लिखा है हमने कि I और P date whichever is earlier, ये किसके लिए applicable है? Composition supplier. Forward charge of goods, लेकिन किसके लिए? Composition supplier. लिखो जल्दी, वो किसके लिए applicable है? Composition supplier. और अगर आप कॉम्पोजिशन सप्लायर छोड़ के नॉर्मल सप्लायर हो, अदर्स के लिए डायरेक्टली टीओएस इज इक्वल टू आई डेट. अदर्स के लिए टीओएस इज इक्वल टू आई डेट, ये सिखाया है. एडवांसेस पे उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए टीओएस इज इक्वल टू आई डेट. ऐसा सिखाया रे कल, आइयो सिखाया ना? हाँ हाँ, क्या बोलता है? Understand. Shh. Please concentrate. So, what is TOS? I date or P date, whichever is earlier. What is I date equal to? Actual date of invoice or the date when the invoice should be issued under section 31, whichever is earlier. What is P date? The date when the payment is recorded in the books or the date when it is credited to the bank. बैंक में पैसे जमा होने में टाइम लगता है, क्रेडिट होके क्लियर होने में टाइम जाता है. So date when it is credited in the bank or the payment is recorded in the books, whichever is earlier. Is that clear to everybody? Yes. Now, payment in excess of 1000 के लिए क्या होता है? जब मैंने आपको बताया था, फोकस, नोबडी इज टॉकिंग, लुक स्ट्रेट हियर. पहला इनवॉइस 1 आपका देखो कितने अमाउंट का बना? 849. आपने लेकिन पेमेंट करते वक्त कितना पेमेंट किया? 900 रुपया. आपने जो थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट किया, थोड़ा एक्स्ट्रा जो पेमेंट किया, आप बोलते हो कि इसको हम नेक्स्ट इनवॉइस के अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे. सो देखो इनवॉइस बना 849 का, तो टीओएस भी अराइज होगा सिर्फ 849 के लिए. जो एक्स्ट्रा पेमेंट मुझे मिला 51 रुपीज़ का, आई विल एडजस्ट इट दैट टीओएस. उसकी टैक्स की लायबिलिटी कब अराइज होगी? अगेंस्ट द नेक्स्ट इनवॉइस. ओके. नाउ फॉरवर्ड चार्ज सप्लायर टू पे जीएसटी. आई टोल्ड यू टीओएस इज इक्वल टू आई डेट. दिस इज फॉर ऑल सप्लायर्स. यहीं पे आप प्लीज नोट कर दो. सिर्फ कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए क्या होता है टीओएस? जो डीलर्स ने कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट किया है उनके लिए होता है आई डेट और पी डेट, विचएवर इज अर्लियर. I date or P date, whichever is earlier. Is that clear? Correct है? I or P date, whichever is earlier. Please understand, these are important chapters. These chapters are coming in the A category. A category means 50 to 80% के इसमें ये chapter आता है, right? इसमें कौन से concept आते हैं? Supply का concept, उसके बाद RCM, उसके बाद composition scheme, चार्ज ऑफ जीएसटी मतलब कौन सा एक्ट कहाँ अप्लाई होगा, मैक्सिमम रेट क्या है, एंड देन टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई. ये भी उसी 50-80% की कैटेगरी में आता है. पे अटेंशन नाउ हियर. मैंने कल आपके साथ क्वेश्चन 1 किया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स रीड इट. गैस इज सप्लाइड बाय अ पाइपलाइन. गैस इज सप्लाइड बाय अ पाइपलाइन.
monthly payments are made by the recipient as per the contract. So underline, gas is supplied by pipeline. So a fresh start here. Everybody focus on question number 2. Gas is supplied by a pipeline. Monthly payments are made by the recipient as per the contract. Every quarter invoice is issued by the supplier supported by a statement of goods dispatched and payments made. And the recipient has to pay the differential amount if any. The details of various events are as follows. आपने 2 लाख का पेमेंट किया 5 अगस्त, 5 सितंबर और 6 अक्टूबर के लिए. 3 अक्टूबर को आपका इनवॉइस बना क्वार्टरली, मतलब जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के लिए. 17 अक्टूबर को आपने डिफरेंशियल पेमेंट किया 56,000 का फॉर द क्वार्टर जुलाई सितंबर. से क्या हुआ मैं बताती हूँ. आपने हर क्वार्टर का पेमेंट कितना किया? 2-2 लाख, अंदाजे पे 2-2 लाख. एक्चुअल यूटिलाइजेशन कम या ज्यादा हो सकता है. जब आप स्टेटमेंट दोगे और जब आप इनवॉइस दोगे, अगर कुछ डिफरेंशियल पेमेंट होगा तो हम कर देंगे. मे बी आपके इन एक क्वार्टर का पेमेंट कुछ 6,56,000 का बिलिंग हुआ रहेगा. आपने 2-2 लाख करके पेमेंट कर दिया तो बचा कितना? 56,000. नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट एंड अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल नॉट write it down, or I think you write it down with me only, that will be better. Yes, so please note it down here. Question number 2, facts. Yes, everybody, question number 2. TOS. आज बिल्कुल बातें नहीं, मुझे फुल कंसंट्रेशन चाहिए आप सबको. ये चैप्टर फिर आपने बोलना चाहिए बहुत इजी है, हमको कॉन्फिडेंस आया क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है. और आज तो बोर होने का सवाल भी नहीं आता बिकॉज इट इज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल. सो नो रीजंस एंड नथिंग, यू हैव टू गिव मी. सिट स्ट्रेट एंड सिट अलर्ट. एंड खबरदार किसी ने ध्यान नहीं दिया और किसी को कुछ याद नहीं हुआ तो. हाँ, समझ में आ रहा है क्या सबको? स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट और सीधा बैठ के सब पढ़ने के अभी क्लास में. हाँ, हम कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2. राइट डाउन फैक्ट्स. सप्लाई ऑफ, क्या सप्लाई हो रहा है? गैस. गैस क्या है? गुड्स. सप्लाई ऑफ गैस बाय पाइपलाइन. सो दिस इज सप्लाई ऑफ goods dash continuous supply, and it is a continuous supply. It is supply of goods by pipeline and it is a continuous supply. बरोबर? सप्लाई ऑफ गैस बाय पाइपलाइन, सप्लाई ऑफ जी कंटिन्यूस सप्लाई. अभी कंटिन्यूस सप्लाई में 1 मिनट आपने हमेशा याद रखना है. 2 मिनट आप कोई लिखेगा नहीं, समझ के लो आप. अंडरस्टैंड? सुनो, अगर ये सप्लायर कॉम्पोजिशन डीलर वाला होता, सब यहाँ सामने देखेंगे, अगर ये सप्लायर कॉम्पोजिशन डीलर वाला होता तो हम टीओएस क्या लिखते बताओ? टीओएस इज इक्वल टू आई डेट और पी डेट विच एवर इज अर्लियर. आई के 2 ऑप्शंस, पी के 2 ऑप्शंस. आई के 2 ऑप्शंस, पी के 2 ऑप्शंस. आई के क्या 2 ऑप्शंस है बताओ? Actual date of invoice. क्या? Actual date of invoice. So it's actual date of invoice or the last date when the invoice should be issued under section 31. दोनों में से whichever is earlier. अगर ये composition supplier वाला डीलर होता तो, लेकिन ये composition डीलर में है क्या? नहीं. Make normal assumptions. हाँ, तो यहाँ अगर आप composition डीलर में नहीं हो तो सीधा TOS बनता है I date. आई के 2 ऑप्शंस, तो आपको एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस चाहिए एंड द डेट व्हेन द इनवॉइस शुड बी इशूड अंडर सेक्शन 31. 31 में 4 पॉइंट्स है. 31 में कितने पॉइंट्स है? 4. अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, मैं बोल रही हूँ, अगर मैंने किसी को भी आज उठा के मैं पूछूंगी और याद नहीं आया तो देखना आप, ठीक है? समझना सब कुछ है. डाउट है वापस मुझे पूछो. ये चैप्टर इधर ही खत्म करना है. 50 to 80% वाला चैप्टर है, इसको लाइटली नहीं लेना है. 40 on 40 लेके आना है जीएसटी में. हाँ, अब सुनो, ध्यान रहे.
मुझे इनवॉइस कब रेज करना है ये सेक्शन 31 बताता है। कौन बताता है? सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 बताता है गुड्स के लिए, 31(2) बताता है सर्विसेज के लिए। अब सुनना, गुड्स के लिए इनवॉइस कब रेज करता है? कितनी सिचुएशंस है? 4। कितनी सिचुएशंस है? 4। पहला सिचुएशन, मूवमेंट इज इन्वॉल्व। मैं बोल रही हूं क्या है पहला सिचुएशन? मूवमेंट इज इन्वॉल्व। अब तुम बोलो मूवमेंट इन्वॉल्व है तो इनवॉइस कब रेज करना चाहिए? बिफोर द रिमूवल और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। वेरी गुड, बिफोर द रिमूवल और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। गुड्स का मूवमेंट इज नॉट इन्वॉल्व, देन when the goods are made available। तुम मेरी दुकान में खुद चल कर आए, मूवमेंट नहीं है, कुछ छोटा सा गुड्स है, गुड्स तुमको सौंप दिए, जब गुड्स आर मेड अवेलेबल। या दूसरा एग्जांपल, क्लासरूम इज सोल्ड विद द बेंचेस, बेंचेस का मूवमेंट नहीं इन्वॉल्व है, चाबी दे दी, गुड्स आर मेड अवेलेबल टू यू। समझ में आ गया? यस। तीसरा, कंटिन्यूअस सप्लाई जब होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई में कब इनवॉइस रेज करना चाहिए? जब पीरियोडिक स्टेटमेंट बनता है, पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनता है या जब पीरियोडिकल पेमेंट रिसीव होता है। बरोबर? गवर्नमेंट बोलते तुमको पीरियोडिकली, ये कंटिन्यूअस सप्लाई है ना, सर्विस हमेशा चलती रहने वाली है, गुड्स का सप्लाई हमेशा चलते ही रहने वाला है, तुमको बीच बीच में तुम पैसे लेते हो ना। डू यू वेट कि पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगा 4 साल के बाद तब पैसे लेंगे? नहीं, तुम बोलते हमको पीरियोडिकली पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट भी बोलते हमको भी पीरियोडिकली जीएसटी चाहिए। तो कंटिन्यूअस सप्लाई में व्हाट इज हैपनिंग इज यू हैव टू रेज अ इनवॉइस व्हेन अंडर सेक्शन 31 व्हेन यू मेक अ पीरियोडिकल स्टेटमेंट और व्हेन द पेमेंट पीरियोडिकल पेमेंट इज रिसीव्ड। एंड लास्ट, सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। जब गुड्स का मूवमेंट होता है तब सप्लाई है ही नहीं, मैं तब इनवॉइस नहीं बनाऊंगी। कब बनेगा? जब सप्लाई होता है और 6 months फ्रॉम द डिस्पैच विच एवर इज अर्लियर। ये 4 पॉइंट्स लर्न करने हैं, मैं थोड़ी देर के बाद आपको 2 मिनट का टाइम दूंगी, सबको वो लर्न करना है और क्लास में ही लर्न करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। नाउ फोकस ऑन दिस। यहाँ पे क्या हो रहा है? सप्लाई ऑफ गैस बाय पाइपलाइन, सप्लाई ऑफ जी हो रहा है, ये कंटिन्यूअस सप्लाई है। अच्छा, अगर ये कंटिन्यूअस सप्लाई होता है तो मुझे बताओ इनवॉइस कब बनाना होता है? व्हाट डज सेक्शन 31 से? अंडर सेक्शन 31 invoice should be raised when? Yes, invoice should be raised when periodical statement is made, periodical statement is made or payment is received। नहीं, earlier word नहीं है वहाँ पे, earlier word उधर हैच नहीं। हाँ, ये आइदर जब स्टेटमेंट करोगे और जब पेमेंट होगा, अर्लियर वर्ड वहां पे नहीं है। अर्लियर वर्ड सिर्फ 4th सिचुएशन में, याद रहे। हाँ, तो इनवॉइस शुड बी रेज व्हेन पीरियोडिकल स्टेटमेंट इज मेड और व्हेन द पीरियोडिकल पेमेंट इज रिसीव। बरोबर? यस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि एडवांस पे तो टैक्स आने नहीं वाला है क्योंकि टीओएस का यहाँ पे होगा सिर्फ आई वाला डेट। बरोबर? आई डेट के लिए 2 मीनिंग्स होते हैं। मतलब देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अभी मंथ देखो, आपको डेटा दिया है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके? उसके बाद इनका आपको पीरियोडिकल पेमेंट जब मिलेगा तब आप उसका स्टेटमेंट इनवॉइस बनाना चाहिए। सो इनवॉइस आई डेट अंडर सेक्शन 31 क्या बोलता है कि आपने इसका कब पेमेंट ये करना चाहिए ना। एक चीज आपको बोलती हूँ, ये जो जुलाई में आपको पेमेंट मिला है, विल मेक 1 more कॉलम, वेट। यहाँ पे आपको 2 लाख की बात हो रही है, यहाँ पे 2 लाख है और अक्टूबर के 2 लाख है। इनका पेमेंट, पीरियोडिकल पेमेंट आपको कब मिला? ये 5 अगस्त को मिला, ये 5 सितंबर को मिला और ये 6 अक्टूबर को मिला। देख लो एक बार, चेक करो, जल्दी चेक करो। हाँ, सी यू गॉट द पेमेंट एज फॉलोज, पेमेंट ऑफ 2 lakhs इज मेड इन ईच मंथ। तो आपको हर उस महीने में आप उस महीने का पेमेंट कर देते हो एडवांस में, पीरियोडिकली, क्योंकि आपको गैस सप्लाई होने वाला है कंटिन्यूसली, सो यू हैव टू मेक दैट पेमेंट, राइट? नाउ listen, what is happening? What should be my I date under section 31? 31 के हिसाब से यही डेट 5 अगस्त, 5 सितंबर और 6 अक्टूबर। उसके आगे एक्चुअल इनवॉइस की डेट क्या है? एक्चुअल इनवॉइस डेट। अब जो इनवॉइस बना है वो क्वार्टरली बना है,
ये इनवॉइस बना है जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस क्वार्टर के लिए। अभी जुलाई का पूरा डेटा नहीं दिया। दैट्स व्हाट आई सेड, द क्वेश्चन इज नॉट दैट गुड क्वेश्चन। और ये पूरे जीएसटी में एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो ऐसा इनकम्प्लीट और प्रॉपरली नहीं दिया है। सो थोड़ा सा क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा हमें मॉड्यूल के हिसाब से आंसर लेके अजम्पशन करके करना पड़ेगा। All questions are not like that. Don't worry. All questions are not like that. All are very simple, straightforward questions. Now, actual invoice जुलाई, अगस्त, सितंबर का कब हुआ जरा बताओ मुझे डेट। 3 अक्टूबर। तो यहाँ इनवॉइस बना 3 अक्टूबर का, यहाँ बना 3 अक्टूबर का, और यहाँ भी इनवॉइस बना 3 अक्टूबर का। यहाँ तक इनवॉइस बना नहीं है, ये लेटर बनने वाला है। कब इनवॉइस बनाने का भी हमें पता चल रहा है कि उनका सिस्टम क्वार्टरली है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का इनवॉइस बनेगा। अब व्हाट इज टीओएस, आई डेट। व्हाट इज आई डेट? आई डेट अंडर सेक्शन 31 और एक्चुअल में से विच एवर इज अर्लियर। यस, तो यहाँ देखो जुलाई में तो हमारे पास ज़्यादा इतना डेटा नहीं है, ठीक है, तो जुलाई का तो ज़्यादा डेटा नहीं है, मोर डेटा इज गिवन कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के हिसाब से। तो 5 अगस्त जो अंडर सेक्शन 31 का आई डेट है, या एक्चुअल विच एवर इज अर्लियर, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 अगस्त। टीओएस अराइज हो रहा है अगस्त में। क्यों? हम तुम्हारे एक्चुअल इनवॉइस तक नहीं रुकेंगे। सेक्शन 31 ने बोला ना इनवॉइस कब बनाने का, जब तुमको पीरियोडिकल पेमेंट मिलता है। सो दैट इज द इनवॉइस अंडर 31 और तुम्हारा एक्चुअल डेट, दोनों में से हम तो कंसिडर करेंगे विच एवर इज अर्लियर। तुम्हारी गलती है कि तुमने इनवॉइस लेट बनाया, वी कांट हेल्प इट। डू यू गेट इट? सो सितंबर के लिए 5 सितंबर या 3 अक्टूबर, व्हाट इज अर्लियर? 5 सितंबर। और 6 अक्टूबर और लेटर में से ऑब्वियसली व्हाट इज गोइंग टू बी अर्लियर इज 6 अक्टूबर। ये हुआ ये 2-2 लाख की बात। अब आपको जुलाई टू सितंबर जब आपने इनवॉइस रेज किया, तब आपको रियलाइज हुआ देयर इज अ डिफरेंशियल पेमेंट। मतलब इस क्वार्टर में आपके 56,000 के कुछ ज्यादा आ गए। सी एक्चुअल हिसाब किताब बाद में होता है, पहले अप्रोक्सीमेट बेसिस पे पेमेंट दिया। कंटिन्यूस सप्लाई में ऐसे ही होता है, 2-2 लाख दे दिया, लेकिन आपको इनवॉइस जो बना उसमें आपका 56,000 का शॉर्टफॉल है। सो जुलाई टू सितंबर का जो इनवॉइस बना वहां पे एक डिफरेंशियल अमाउंट है 56, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। फॉर दैट 56,000 टीओएस इज ऑलवेज द आई डेट। तो इनवॉइस कब बना इसका? इसका पेमेंट हुआ ही नहीं, पेमेंट अब हो रहा है इसका। तो इसका जो एक्चुअल इनवॉइस डेट है, मतलब 3 अक्टूबर को टीओएस अराइज होगा 56,000 का, और 2-2 लाख का टीओएस ऐसे अराइज होगा। फिर से बोलती हूँ, सुनो, इजी, ज़्यादा लोड मत लो तुम। पहले बताओ मुझे टीओएस क्या होगा? आई डेट। आई डेट की 2 डेट्स क्या है बताओ? आई अंडर सेक्शन 31 और एक्चुअल विच एवर इज लोअर। वापस चलो सब लोग। आई अंडर सेक्शन 31 और एक्चुअल विच एवर इज, बरोबर, करेक्ट। तो हमने इसलिए आई अंडर सेक्शन 31 निकाला, क्योंकि ये कंटिन्यूस सर्विस है, तो आई क्या होगा? जब पीरियोडिक पेमेंट मिला वही होगा। तो हमने वो वाला डेट लिया, एक्चुअल डेट लिया, विच एवर इज अर्लियर। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस, ठीक है, या सो यू कैन नोट दिस डाउन देन। स्टार्ट राइटिंग, कम ऑन, स्टार्ट राइटिंग। फैक्ट्स लिखा क्या आपने? हाँ लिखो। हाँ, फैक्ट्स के लिए 2 लाइन्स छोड़ दे तू, 3 लाइन्स छोड़ के आंसर लिखना चालू कर। चल जल्दी कर। जीएसटी की बुक है क्या? कौन सी बुक है ये? कौन सी नोटबुक में लिख रहा है? टैक्स केस में लिख रहा है ना, ठीक है। हाँ, जीएसटी की है। तुम्हारी नोटबुक कौन सी है? इतना लिखा है जीएसटी में? हाँ, टैक्स में भी लिखा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कोई और सब्जेक्ट में लिख दिया फिर ढूंढते बैठ रहे हो आंसर्स किधर है इसके। हाँ हाँ, टैक्स में लिख रहा है, ठीक है। नंबरिंग किया है कि नहीं किया है? What happened? I'll explain. I've explained already, but I'll explain again. Yes. तेरी कौन सी नोटबुक है?
क्या रे राहुल, तेरी कौन सी है नोटबुक? नहीं बनाई है तू? नोटबुक है क्या तेरे पास? लेके आता है तू? लिखता है क्लास में? ओ यार, लिख रहा है वो क्लास में हर्षित? बदल गया है। मोबाइल मिला क्या वापस? कैसे रे ये लड़के? वो क्यों एब्सेंट है? वो सिंगर, अपनी नई वाले सिंगर। हाँ, तू हो गया लिख के? कमिंग इन बिटवीन। हाँ, हो गया लिख के? लिख रहे रे वो। तू लिख चल। अभी कॉफी पीना मैंने, मेरा टेस्ट क्या है? कौन सी बुक है? अयो, हाँ, पहले याद रहे ना, रखना। डन? सबका हो गया लिख के? किसी को कोई दिक्कत हो रही है? अब तक जीएसटी ठीक लग रहा है? हाँ हाँ। अब सुनो। नाउ students, pay attention, pay attention. I told you one thing. ये हम सीख रहे TOS for goods, goods under forward charge mechanism. I am teaching you TOS for goods, goods under forward charge mechanism. अगर आप कॉम्पोजिशन सप्लायर हो तो आपको एडवांसेस पे भी टैक्स पे करना पड़ता है, इसलिए कॉम्पोजिशन सप्लायर के लिए TOS क्या होता है? I और P whichever is earlier. If you are a composition supplier, then you have to pay taxes on advances also. Pay attention. हर एक स्टूडेंट मुझे अलग अलग बार यही टाइप का क्वेरी पूछ रहा है, तो एक ही बार अभी समझाऊंगी, ध्यान दो। पे अटेंशन, लिसन। इफ आई एम अ कॉम्पोजिशन सप्लायर, I have to pay taxes on advance. How does that happen? By giving TOS as I date or P date, whichever is earlier. तो कभी कभी इनवॉइस बाद में रेज किया लेकिन पेमेंट पहले मिल गया, जीएसटी आ गया, फिर हाँ टीओएस आ गया, पेमेंट की डेट पहले हो गई तो जीएसटी आ गया। दिस इज फॉर अ कॉम्पोजिशन सप्लायर। फॉर अदर्स there is a notification number 66/2017 dated 15th November 2017 which says supplier of goods आपको एडवांसेस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। However, this notification or this relief is only for supplier of goods and not supplier of S. And supplier of goods may be, who will get this benefit? All suppliers other than composition supplier.
all suppliers other than composition suppliers. That means other suppliers, ये composition वाला supplier होगा तो उसके लिए ये, others के लिए TOS is equal to simply I date. It is the I date. हमेशा I date बोला तो I date के दो options, P date बोला तो P date के दो options. समझ में आ गया क्या? अब किसी को भी इससे यहाँ पे confusion नहीं है, पक्का? Yes? Okay. Now I'll move on to the next question. Here, shh, pay attention. I am on question number 3. Determine time of submission. Okay, question number 3 पे हैं हम लोग अभी. ध्यान दे. हर एक situation के लिए example है हमारे पास. तो यहाँ ध्यान दो आप. Company X receives an advance of 50,000. Okay? आपको पढ़ना है और आपको समझना है ये कौन सी सिचुएशन में आता है. Company X receives an advance of 50,000 on 3rd April, against which it dispatches goods of 49,200 under a invoice dated 5th May. आपने invoice कितने का बनाया? चलो invoice कितने का बनाया? 49,200. अच्छा, I'll continue. In this example, Company X has received 800 in excess, which cannot be considered as payment for the present invoice. In terms of explanation 1 to section 12.2, Company X will adjust this excess amount against the next supply. Story के जैसे बोलने का. हाँ, मैंने क्या किया, क्लाइंट ने बोला अच्छा कितना एडवांस भेजूँ, तो ऐसे तुम एडवांस भेजो, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास का इनवॉइस बनेगा. तो बोलते जाने तो फिर 50,000 ये ना मैं पूरा अमाउंट भेजा था, आई सेंड यू अराउंड 50,000, जो भी डिफरेंस होगा विल एडजस्ट इट. तो मुझे पेमेंट मिला कितना? 50,000, लेकिन मेरा इनवॉइस बना कितने अमाउंट का? 49,200. मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला? 800. ऐसा कुछ सिखाया है मैंने? नोट्स में है ऐसा कुछ? देखो जरा कहाँ है, देखो जरा कहाँ है. ऐसा सिखाया तुमको? When you get an excess payment up to 1,000 is received, what do you do for that excess amount? What is the TOS? TOS is the invoice date. लेकिन कौन सा? Next invoice. कौन सा TOS का डेट होगा? Next invoice. तो ये 800 रुपए मुझे एक्स्ट्रा भले ही आज मिले हो, बट आज आई विल पे GST ओनली ऑन 49,200 एंड द 800 एक्स्ट्रा का TOS विल बी द डेट ऑफ द नेक्स्ट इनवॉइस. समझा क्या? यस. तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया. तो यहाँ पे हम नोट करेंगे फॉर 800 रुपीज, यहीं पे क्वेश्चन नोट्स में नोट कर दो, फॉर 800 रुपीज TOS इज इक्वल टू डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस. TOS is equal to date of next invoice. कर लिया सबने नोट? TOS is equal to date of next invoice. बरोबर? ओके. नाउ स्टूडेंट्स, ऊपर हमने सीखा, यहां तक आ गए सब लोग? यहां तक आ गए? हाँ, बिल्कुल गलती नहीं करनी, यहाँ पे फुल ऑन फुल मार्क्स लेके आने का. ये चैप्टर में तो एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए. ओके ना, पे अटेंशन, फोकस, एवरीबडी पे अटेंशन. इफ यू डिसाइड, सब आपको इजी लगेगा और क्लास में आपका फिनिश हो जाएगा. तो प्लीज ध्यान दीजिए. अब सुनिए, मैंने आपको बताया FCM. क्या सिखाया पहले? FCM. FCM में टैक्स कौन पे करता है? सप्लायर. तो हमने किसके व्यू पॉइंट से सोचा? सप्लायर के व्यू पॉइंट से. अब मैं आपको सिचुएशन बताऊंगी कि कुछ गुड्स होते हैं नोटिफाइड, जिन पे टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट. RCM लगेगा. तो उसमें टैक्स पे करने वाला रेसिपिएंट है, तो अपने को सोचना भी किसके व्यू पॉइंट से? रेसिपिएंट. अब देखो, रेसिपिएंट को अगर तुमने बोला आई डेट, बोलेगा आई डेट, मैं तो इनवॉइस ही नहीं रेज करता, मुझे तो गुड्स मिलते हैं, मुझे इनवॉइस मिलता है, मैं नहीं बनाता इनवॉइस. इनवॉइस तो तुम सप्लायर हो. तुम कौन हो? तुम कौन हो? सप्लायर. आई एम द रेसिपिएंट. मैंने तुमसे गुड्स खरीदे, बिल कौन बनाएगा? सप्लायर. हाँ, मैंने ऐसे गुड्स खरीदे जो RCM में आ रहे, तो उसका टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट. तो रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है, तो आई विल कॉल माय CA. अरे ये जो मेरा सप्लायर है ना, उसने मुझे गुड्स भेजे लेकिन GST लगाया नहीं. तो जो CA वो बोलेगा ऐसा नहीं होगा, मुझे इनवॉइस की कॉपी भेजो. तो इनवॉइस पे एक नोट लिखा हुआ है नीचे, दीज गुड्स आर लायबल टू टैक्स अंडर RCM. अभी रेसिपिएंट है, उसको नहीं पता है RCM वगैरह क्या है. तो फिर CA ने उसको कॉल करके बोला नहीं, ये ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, तो अपने को टैक्स पे करने का है. अच्छा, मुझे टैक्स पे करना है? हाँ, तुम्हें पे करना है. तो मैं कब पे करूँ? अभी गवर्नमेंट को. अब हम TOS रेसिपिएंट के व्यू पॉइंट से सोचेंगे. अब देखो, आई डेट बोल के मतलब नहीं है.
रेसिपिएंट क्या करता है, उसको आय मिलता है, इनवॉइस मिलता है, तो मिलने में कुछ दिन लग जाते हैं, इसलिए वहां पे बोला है 31st डे फ्रॉम द आई डेट. कौन सा दिन? 31st डे फ्रॉम द आई डेट. वी डोंट टेक आई डेट देयर बिकॉज आई डोंट मेक अ इनवॉइस. तो मुझे क्या पता आय का डेट क्या है, मुझे इनवॉइस मिलने में एक 5-6 दिन 10-15 दिन निकल जा सकते हैं. तो इसलिए 31st डे फ्रॉम द आई डेट. और पेमेंट अभी आई मेक द पेमेंट, और डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट. जब मैं पेमेंट करूंगी तो आई विल रिकॉर्ड इट इन द बुक्स, या मेरी बैंक अकाउंट से डेबिट होगा. मेरे बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट होते, मेरे अकाउंट से डेबिट होंगे, सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट होंगे. मैं आपको फिर से बोलती हूँ, जब भी आपको टीओएस पे क्वेश्चन आता है 2 मिनट आंखें बंद करके सोचना कि हम सप्लायर के लिए सोच रहे हैं या रेसिपिएंट के लिए कर रहे हैं. अगर ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया तो एफसीएम ही लगता है. बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोला तो एफसीएम, सप्लायर के व्यू पॉइंट से सोचने का. अगर उधर वर्ड आ गया ना आरसीएम, तो कौन टैक्स पे करेगा? रेसिपिएंट. तो रेसिपिएंट को टीओएस बताना पड़ेगा. तो अब आई एम टीचिंग यू टीओएस फॉर गुड्स वेयर टैक्स इज पेएबल अंडर RCM. So we are going to think from whose viewpoint? Recipient's viewpoint. Very good students. So TOS under RCM. Goods के लिए into bracket लिखो think from recipient's viewpoint. लिखो क्या लिख रहे हो तुम लोग? Think from whose viewpoint? Recipient's viewpoint. Think from रेसिपिएंट्स व्यू पॉइंट. बरोबर? ए बर्थडे बॉय बाद में चॉकलेट्स लेके जा मेरे से. उसका बर्थडे. अयो मैं किसी का कुछ पेंडिंग नहीं रखती है. हाँ, सबको मैंने सबके चॉकलेट्स दे दिए. नथिंग इज पेंडिंग. हाँ, नाउ लिसन. रेसिपिएंट के व्यू पॉइंट्स. फोकस 40 on 40. हाँ, नहीं, नो डिस्टर्बेंस. चलो, किसके व्यू पॉइंट से सोचना है अपने को? रेसिपिएंट्स व्यू पॉइंट. यस, सो थिंक फ्रॉम रेसिपिएंट्स व्यू पॉइंट. अब देखो आगे. हियर रेसिपिएंट के लिए डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट क्यों बोला? क्योंकि रेसिपिएंट पेमेंट करता है, सप्लायर को पेमेंट मिलता है. मेकिंग द पेमेंट. अब मेकिंग द पेमेंट मतलब पी के भी वापस 2 डेट्स होंगे, रिकॉर्ड इन द बुक्स और डेबिट फ्रॉम बैंक कर दो. डेबिट फ्रॉम बैंक विच एवर इज अर्लियर. बरोबर? पी के 2 डेट्स. कौन सी 2 डेट्स? बुक्स में एंट्री करने का डेट और बैंक में से इफेक्ट होने का डेट. अब तुम पेयर हो, तुम पेमेंट कर रहे हो, तो तुम्हारी बैंक से डेबिट होगा. रेसिपिएंट पैसे देता है. बरोबर ना? हाँ. आई डेट नहीं बोला, लेकिन कौन सा डेट बोला? 31st डे फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस. तो इनवॉइस लेने का और उसके आगे 31st डे करने का. अच्छा, कहीं कहीं बुक्स में पता है मॉड्यूल में 2 अलग अलग वर्डिंग्स हैं. देखो मैं तो कंफ्यूज हो गई थी. देखो तुम हो रहे क्या? तुम नहीं होंगे, तुम एकदम होशियार बच्चे हो, है कि नहीं? अब देखो मॉड्यूल में 2 अलग तरीके से वर्डिंग्स यूज किए. क्या वर्डिंग्स यूज किया? एक जगह बोला है 31st डे फ्रॉम आई, और दूसरी जगह बोला है नेक्स्ट डे फ्रॉम 30th डे ऑफ आई. सेम है? पक्का सेम है? एमसीक्यूज में वेरिएशन आ गया तो कंफ्यूज मत होना. मैं जानबूझ के अभी बोल के रख रही हूं क्योंकि मॉड्यूल ने ऐसा वर्डिंग यूज किया. एक जगह बोला है 31st डे, एक जगह बोला है आई से आगे 30 और उसका अगला दिन, मतलब 31st. But these are the wordings used in the module, so you should be aware of both the wordings, right? Now listen. So अगर आप RCM में हो तो 3 ऑप्शंस. देखो पहला बताओ, P डेट, P पेमेंट करने का डेट, और 31st डे फ्रॉम आई, और डेट व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड. इन तीनों में से विचएवर इज अर्लियर. तो रेसिपिएंट के लिए एक तो रेसिपिएंट बोलते हैं अरे बाप रे, एक तो रिवर्स चार्ज कर दिया, लाइबिलिटी मेरे ऊपर आ गया, कंप्लायंस मुझे करना है, रजिस्ट्रेशन मुझे करना है, सब काम मुझे करना है. और टीओएस में भी 3 डेट्स दे के रखी है. कितनी डेट्स दी है? 3. क्या डेट है पहले बताओ? मेकिंग द पेमेंट और 31st डे फ्रॉम आई,
और डेट व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड, तीनों में से whichever is earliest, तीनों में से whichever is the earlier date और the earliest date, बरोबर। पी डेट का मतलब मेकिंग द पेमेंट का मतलब क्या होगा, डेट व्हेन द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स और डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक whichever is earlier, बरोबर। नाउ if it is not possible to determine the TOS as above, अगर आप TOS RCM की बात हो रही है, आप ऊपर की तरीके से TOS नहीं डिटरमाइन कर सकते, then date of entry of goods in the books of accounts, finally goods तो पता है, चलो तुमको I date नहीं पता, P नहीं पता, कुछ नहीं पता, ऐसा हो सकता है मैम? हाँ हो सकता है, एक एग्जाम्पल है आगे, वेट अभी तुरंत प्रॉब्लम करेंगे, अभी सिर्फ RCM पे प्रॉब्लम करेंगे। हम सीख रहे TOS ओनली फॉर गुड्स। गुड्स के टीओएस में एक था एफसीएम जहां सप्लायर के व्यू पॉइंट से सोचा, और एक है आरसीएम जहां रेसिपिएंट के व्यू पॉइंट से सोचा। आरसीएम में 3 डेट्स, मेकिंग द पेमेंट 31st डे ऑफ आई और रिसीविंग द गुड्स व्हिचएवर इज अर्लियर। चलो तुमको ऊपर की तरीके से नहीं जम रहा है ना, आई डेट नहीं है, पी डेट नहीं है, नहीं जम रहा है ना, तो हमने बोल दिया टीओएस इज डेट व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड इन द बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 4। एकदम ध्यान से क्वेश्चन 4 पढ़ो। Read question number 4. कोई पढ़ेगा question number 4? Give him the mic, please. Thank you. Pass the mic, he'll read it. Question number 4 पढ़ो। Hold the mic closer. Determine the time of supply from the given information. May 4, supplier invoices goods taxable on reverse charge mechanism to Bridge and Company. 30 days from the date of issuance of invoice elapse on June 3. May 12, Bridge and Company receives the goods. May 30, Bridge and Company makes the payment. Okay, yes. So now read the question like a story. Underline the instruction. यहाँ की जीएसटी में स्टोरीज बहुत छोटी छोटी है जो प्रॉब्लम्स में है वो, हाँ, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या है मुझे बताओ, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन, डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, फिर आंखें बंद करने का और क्या करने का, सोचो सोचो सोचो, सोने का नहीं सोचने का है, हाँ, आंखें बंद करके सोचने का है, क्या सोचने का है, क्या निकालने का है, टीओएस। ओ ये हो गया, सोच रहे ऐसे नहीं सोचना है हाँ उसको मिलेगा पनिशमेंट, यस 4 o'clock विल गिव हिम पनिशमेंट, यस। गाना गाता है क्या वो, ठीक है बजाता, अच्छा ठीक है। अब सुनो, अभी आंखें बंद करके सोचो सोचो सोचो, क्या सोचने का, टीओएस निकालने का, किसका टीओएस निकालने का है, गुड्स का। नाउ सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स, तो इधर आ गया गुड्स है, ये सर्विस नहीं है, हमेशा प्रॉब्लम में देख के गुड्स है कि सर्विस है देख लो, इट इज इनवॉइसेस गुड्स एंड गुड्स आर कवर्ड ऑन रिवर्स चार्ज, सो वी हैव टू फाइंड आउट आरसीएम वाला टीओएस। कौन सा टीओएस, आरसीएम वाला टीओएस। आरसीएम वाला टीओएस इज व्हाट डेट्स, टेल मी, date of making the payment or 31st day from the invoice or receipt of goods whichever is earlier. So I need these 3 dates. Okay, so let's write down. So should we start solving the answer, dear students? Yes, let's write down answer number 4. Come on quickly, writing speed super fast. Question number 4. कौन रे वो सोया ना, मैं तेरे को नेक्स्ट टाइम पनिशमेंट दूंगी, नेबर्स को बोला गया ये काम, हाँ ए तू मत बोल उसको, तू सो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, हाँ। किसको डांस करने का है, हाँ क्या, ठीक है चलो। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तुम्हारा मन इधर उधर कहीं भटक जाए तो क्या बोलने का, 40 on 40, 40 on 40, 40 on 40, हाँ, इधर उधर कुछ नहीं, फोकस ऑन स्टडीज। कम ऑन, डिटर्मिनेशन ऑफ टीओएस, चलो चलो जल्दी, हाँ वैसे करेंगे 40 on 40, यस, कान पकड़ के 40 on 40, चलो चलो, हाँ चलो चलो, डिटर्मिनेशन ऑफ टीओएस, डिटर्मिनेशन ऑफ टीओएस,
facts. Supply of G and RCM. So formula लिखेंगे TOS is equal to date of making payment और 31st day from I और receipt of goods, तीनों में से whichever is earlier, तीनों में से whichever is earlier लिखो। तो मुझे 3 डेट्स निकालनी है अभी। हाँ, फर्स्ट राइट डाउन डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट। सो पहले आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की, आपको एग्जैक्टली कौन सी डेट्स चाहिए, पहले फॉर्मूला लिखो, फिर वो हिसाब से डेटा निकालो। ओके पहला डेट ऑफ, ए पॉइंट लिखो, डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट। क्वेश्चन में क्या दिया है? डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट क्या दिया है रे? हाँ, yeah, okay. May 30th, Bridge and Company makes the payment. Yes, so 30th May. B, date of making the payment हो गया। Now 31st day from invoice date. Now wait, what is your invoice date? तुम्हारा invoice date क्या है? ना देखो 4th में से आगे 31st में तक कितने दिन होते हैं? नहीं, एक मिनट, मुझे मेरे हिसाब से करने दो। 4th में से आगे 31st में तक, मई एंड तक कितने दिन हो गए? 27 डेज। ओके सो 27 डेज। मुझे कहाँ तक पहुँचना है? 31st। सो 28, 29, 30, 31। तो आई नीड 4 days more, so it's going to be 4th June and not 3rd. Yes, so plus 4 days और मतलब वो बनेगा 4 जून। So देखो यहाँ पे आ गए 31 days, so exactly ये 31st day is coming on 4th June, so the second day is 4th June, second date is 4th June। देख लो प्लीज, आप नोट कर दो कैसे काउंट करना है, क्योंकि छोटा सा मिस्टेक हो गया उधर तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। समझा क्या? कितने मार्क्स का? ये बहुत छोटा है, ऐसे नहीं आएगा, अभी करेंगे हम पेपर, समझेगा। कम ऑन, सो आर यू गेटिंग 4th June देयर एवरीबडी? सी व्हाट इज द थर्ड? रिसीट ऑफ गुड्स। सो गुड्स कब हुए? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। कब गुड्स मिले? दे रिसीव द गुड्स ऑन 12th May। तो 3 डेट्स है, 30th May, 4th June, 12th June। So TOS is earliest of the above, that is 12th May। समझा? That is 12th May। Did you get it? सिंपल है, आप फॉर्मूला लर्न करके जाओगे ना स्टूडेंट्स, इट्स अ सिंपल सब्स्टिट्यूशन। अच्छी बात है। डन है? हाँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। पे अटेंशन ऑन क्वेश्चन 5। कम ऑन, लेट्स रीड क्वेश्चन 5। कोई पढ़ने वाला है क्वेश्चन 5? माइक इधर उधर, उधर ही है माइक। एनीबडी वांट्स टू रीड? प्लीज रीड क्वेश्चन 5। कौन पढ़ रहा है? हाँ पढ़ प्लीज, सिर्फ होल्ड द माइक क्लोजर। हाँ, क्वेश्चन 5 पढ़, दे उसको। हाँ पढ़। Determine the time of supply from the given information. 4th May, supplier invoice goods taxable on the reverse charge basis to Pillar and Company 30 days from the date of insurance of invoice elapse on June 3.
12th June, Pillar and Company received the goods which were held up in transit. ट्रांजिट, हाँ. July 3, payment made, हाँ. July 3. payment made for the goods. करेक्ट. ओके. नाउ क्या निकालना है अपने को? पे अटेंशन अगेन. पहले डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, फिर देखो गुड्स है या सर्विसेज है. पक्का, बिकॉज दिया है सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स. विच आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम. करेक्ट. सो टीओएस किसका निकालना है? तो आंखें बंद करके सोचने का. सोचो सोचो सोचो, क्या निकालने का है? टीओएस निकालने का है. किसका टीओएस है? गुड्स का. कौन सा सिचुएशन है? आरसीएम. मतलब मैम ने क्या बोला था? थिंक फ्रॉम रेसिपिएंट्स व्यू पॉइंट. हाँ, मतलब फिर रेसिपिएंट आय खुद नहीं बनाता है तो कुछ और है वहां पे. तो टीओएस इज इक्वल टू व्हाट डेट्स? कम ऑन. डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट और 31st day from the invoice or date of receipt of goods, whichever is earlier. Correct. Write down. Computation of TOS. हाँ ठीक है, लेकिन लिखेंगे पूरा. Computation of TOS. Facts. किसका TOS निकाल रहे हैं? गुड्स का. अंडर आरसीएम. तो फॉर्मूला लिखो. एंड फॉर्मूला लिखो मतलब लिखो. नेबर्स चेक करो. अगर किसी ने नहीं लिखा तो 10 बार लिखने को लगाऊंगी. आप लिख रहे. चल स्टार्ट कर. हाँ. टीओएस इज इक्वल टू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट. तेरे साउंड इफेक्ट्स बंद कर. पढ़ाई कर. चल जरा. डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट्स में पेमेंट और 31st day from I, 31st day from I date और date of receipt of goods, whichever is earlier. TOS, date of making the payment और फॉर्मूले लिखो. चलो now start writing. पहला डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट लिख. डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट. क्वेश्चन में से देखो व्हाट इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट. पेमेंट मेड फॉर द गुड्स इज 3rd July. 31st day from I date. आई का डेट क्या है? 4th में सेम है ऊपर का ही. सो 31st डे विल बी 4th July. जून. ए सुनो ना, तुमको 3rd June डेट दिया है उधर, लेकिन क्या बोला है? 30 days will lapse on 3rd June. दैट मीन्स 31st डे विल बी 4th June. जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए देते कि 30 days will lapse on 3rd June. अरे वी नो 30th डे नहीं लेना है, 30th के अगला वाला दिन मतलब 31st डे. 30th अगर 3rd June को खत्म हो रहा है तो उसका अगला दिन क्या है? 4th June. So this date is going to be 4th June. And ये A, ये B and C, date of receipt of goods. Date of receipt of goods is 12th June. So TOS is earlier of the above dates. क्या है वो? So ये तीनों डेट्स में से पहला वाला डेट देखना है. कौन सा है वो? 4th June. डन है सबका? नाउ सुनो नेक्स्ट वाला तो बहुत इजी सिचुएशन है. अभी भी टीओएस ऑफ गुड्स चल रहा है. क्या चल रहा है? टीओएस ऑफ गुड्स है. नाउ पे अटेंशन. यहाँ पे किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? डन है सबका? लिख के हो गया है. हाँ. अब मैं देखो आपको थ्योरी में से आगे का पार्ट बताती हूँ. बहुत ही सिंपल वाला पार्ट है वो. व्हाट इज दैट? हाँ, हियर अंडरस्टैंड. टीओएस फॉर वाउचर्स. अब ध्यान रहे, सुनो. अगर आपको किसी ने बर्थडे पे क्रॉसवर्ड का वाउचर दे दिया तो 1 मिनट सुनो.
किसी ने आपको बर्थडे पे क्रॉसवर्ड का वाउचर दे दिया, तो क्रॉसवर्ड का जो वाउचर है, राइट, आप वहां से जाके देखो, तुम क्रॉसवर्ड वाले के व्यू पॉइंट से सोचो, अंडरस्टैंड, सी हो क्या रहा है सिचुएशन में, प्रॉब्लम क्या है। क्रॉसवर्ड वाले को आज 1000 रुपीज मिल गए, किसी ने वाउचर ले लिया, वो तुरंत अपने सीए को फोन करता है, बोलता है अरे मुझे 1000 रुपीज आ गए, अब जीएसटी का क्या करूं, मुझे तो पता नहीं कि किसके लिए 1000 आए। तो सीएस बोलता है वेट, सीए बोलता है वेट, अभी नहीं भरना है इसका टैक्स, इसका टीओएस अभी अराइज नहीं हो रहा है। क्यों? अरे क्रॉसवर्ड में बुक्स भी मिलते हैं, स्टेशनरी भी मिलती है, टॉयज भी मिलता है, वहाँ पे एक कैफे भी है जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो, देयर इज समथिंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स ओवर देयर। ओके, सो आई रियली डोंट नो कि ये जो 1000 रुपीज है, ये जो पर्सन जिसको वाउचर मिलेगा वो आके क्या खरीदने वाला है। सो इसका टीओएस कब होता है? जब वो पर्सन उस वाउचर को रिडम्पशन करता है, रिडीम करने आता है, तो उस पर वैलिडिटी होती है वैसे भी। तो 6 महीने के बाद वो आ गया, उसने कुछ बुक्स खरीद लिए, उसने कुछ और प्रोडक्ट खरीद लिए, अब मुझे उसका टीओएस पता चला कि उस 1000 में से 500 के कुछ बुक्स है तो उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है, कुछ और स्टेशनरी हाँ उस पर जीएसटी लग रहा है, और कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे उसका रेट अलग है। नाउ आई नो द टीओएस। बट एज अगेंस्ट दिस, अगर किसी ने आपको डोमिनोज पिज्जा का वाउचर दे दिया, तो डोमिनोज का जो पर्सन है उसको आज अगर 500 रुपये मिले, किसी ने वाउचर किसी को गिफ्ट करने के लिए लिया डोमिनोज पिज्जा का, तो मुझे तो पक्का पता है यहाँ से ये पर्सन सिर्फ पिज्जा ही खरीदने वाला है, और डोमिनोज पिज्जा का मुझे रेट भी पता है। सो टीओएस विल अराइज ऑन द डेट ऑफ द इशू ऑफ द वाउचर्स। बट क्रॉसवर्ड वाले केस में अगर चलो मैंने बोल दिया टीओएस अराइज हो ही गया, अकाउंटेंट ने फोन कर दिया कि 1000 रुपीज मुझे मिल गए, और इसका क्या करूँ, अभी जीएसटी कैसे पे करूँगी, इसको क्या रेट में डालूँ, कैसे कैलकुलेशन करूँ, कैसे कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। एज अगेंस्ट दिस, किसी के शर्ट का दुकान है, वहां से एक वाउचर ले लिया आपने, गिफ्ट वाउचर, कि किसी को शर्ट खरीदना है अपने पसंद का ले लेगा, अपनी साइज के हिसाब से ले लेगा। तो जब वो शर्ट का दुकान है तो वो वाउचर के अगेंस्ट आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट है कि सिर्फ शर्ट ही मिलने वाला है। बट क्रॉसवर्ड के वाउचर के अगेंस्ट मुझे नहीं पता वो सामने वाला क्या लेने वाला है। तो जब आपको पता नहीं होता है, सप्लाई आइडेंटिफाइबल ही नहीं है, चलो आई एम रेडी टू पे जीएसटी, बट मुझे नहीं पता ना कौन सा प्रोडक्ट तुम आके खरीदोगे, ये सिचुएशन में सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल। लेकिन जब डोमिनोज पिज्जा का एग्जांपल दिया, या मैंने आपको शर्ट की दुकान का एग्जांपल दिया और वहां का वाउचर मिला, इज द सप्लाई आइडेंटिफाइबल? डू आई नो व्हाट द पर्सन इज गोइंग टू बाय? ऑब्वियसली डोमिनोज के यहाँ पे जाके हम बुक्स नहीं खरीदने वाले, हम ऑब्वियसली सिर्फ पिज्जा ही खरीदने वाले। सो मुझे उसका रेट पता है। सप्लाई आइडेंटिफाइबल, टीओएस तुरंत, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, विल वेट फॉर हुम? द कस्टमर टू कम एंड बाय समथिंग। सो जब वो रिडीम करने आएगा वो टीओएस बनेगा। तो वाउचर्स के केस में दो सिचुएशन है, सप्लाई आइडेंटिफाइबल, सप्लाई नॉट आइडेंटिफाइबल। नॉट आइडेंटिफाइबल का एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, आज मुझे 1000 रुपए मिल गए, मुझे नहीं पता क्या खरीदेगा, क्या एग्जाम्पल है इसका? क्रॉसवर्ड का। सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, इसका क्या एग्जाम्पल है? डोमिनोज, या सिर्फ शर्ट का कोई वाउचर मिला आपको, करेक्ट? सो लेट्स सी टीओएस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स। सो इंस्ट्रूमेंट जो एक्सचेंज कर सकते हैं, वाउचर के बदले में आपको गुड्स या सर्विसेज मिलेंगी। नाउ इसमें दो सिचुएशन है स्टूडेंट्स, ये लर्न करना है, पूरा टीओएस का आपको फॉर्मूला तो सारे लर्न ही करने हैं, राइट? नाउ अंडरस्टैंड, सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल। सप्लाई कैसा है? आइडेंटिफाइबल। नाउ इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, then TOS is date of issue of voucher. Like only a shirt can be purchased from a shirt coupon. आपको सिर्फ शर्ट का कूपन मिला है तो पक्का पता है आपको सिर्फ शर्ट ही खरीदना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है. बट सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, देन इट्स द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर. एनी फूड आइटम्स कैन बी परचेज फ्रॉम अ फूड पास. आपको कोई डी मार्ट के वाउचर्स मिल गए, कूपन मिल गया वहाँ का, आपकी कंपनी देती है आपको कुछ कूपन्स देती है, तो वहाँ के जो कूपन्स मिलते हैं आपको पता नहीं आप जाके क्या खरीदोगे ना, तो हम आज कैसे बता सकते क्या रेट है वहाँ पे. डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, एग्जाम्पल ना देखते. Acme Sales Limited sells food coupons to a company which gives these to its employees as a part of agreed perquisite. The coupons can be redeemed for purchase of any item of food. So coupons can be redeemed for buying what? Any item of food. क्या खरीद सकते हो आप? Any item of food. Then
मुझे बताओ एनी आइटम ऑफ फूड, मतलब इज द सप्लाई आइडेंटिफाइबल? नो, इट्स वेरी वेग, आई डोंट नो व्हाट यू गोना बाय. सो इसके लिए टीओएस कब अराइज होगा? डेट ऑफ रिडम्पशन, जब तुम रिडीम करोगे वाउचर्स तब. As the supply against the coupon will be redeemed is not known as the date. So supply is not known, it is not identifiable. On the date of sale of the coupon, the time of supply will be the date on which the employee redeems it. Right? So in this example, Acme के example में क्या होता है? TOS is equal to date of redemption of voucher. लिखो. Why? Because supply not identifiable. Supply is not identifiable. Is that clear? Supply is not identifiable. नोट कर दिया सब लोगों ने? आगे. Example 2. With each purchase of a large pizza during Christmas week from Perfect Pizza, one can buy a voucher for 20 rupees which will be redeemable till 5th Jan for a small pizza. As the supply against which the voucher will be redeemed is known. आपको पता है ना इस voucher के against आपको क्या मिलने वाला है? सिर्फ पिज्जा. So you know what is going to be bought. So I know मैं क्या रेट से मुझे टैक्स पे कर देना है, तो तुरंत पे कर दो क्योंकि आपका TOS अराइज हो गया है. ऐसे वाउचर्स के केस में TOS क्या होता है? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर्स. चलो जल्दी जल्दी, व्हाट इज द TOS? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर्स. वाउचर्स के केस में कितने सिचुएशंस? दो. वाउचर्स के केस में कितने सिचुएशन? दो. क्या सिचुएशन? सप्लाई आइडेंटिफाइबल, सप्लाई नॉट आइडेंटिफाइबल. सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो TOS इज डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर्स. सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर्स. वेरी गुड. नाउ इस एग्जांपल में, पिज्जा वाले एग्जांपल में, इज द सप्लाई आइडेंटिफाइबल? यस. सो TOS इज इक्वल टू डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर्स. Date of issue of vouchers. Is that clear? Why? Because क्या है? Supply is identifiable. See, गवर्नमेंट छोड़ना नहीं चाहती. अगर आपको आज पता चल गया ना क्या है तो आज ही टैक्स पे कर दो. पहले ही चाहिए उनको टैक्स. फिर सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल. उसने क्या क्या बोलता है? हाँ, लिया ही नहीं, लेकिन सामने वाले को तो पैसे मिल गया ना. पिज्जा नहीं लिया, कस्टमर का नुकसान हो गया. मुझे तो पिज्जा के लिए 20 रुपए या जो भी वाउचर के पैसे तो मिल गए ना. तो तुम टैक्स तो दे दो गवर्नमेंट को. सामने वाला लेने आता है कि नहीं आता है, गवर्नमेंट बोलते हमको क्या, तुमको पैसे मिल गए, हमारा टैक्स भी दे. 20 में रिडीम करने वाले रे. हाँ, तो वही तो उसको बोला तुमने कुछ लिया, अभी वही तो उसको सिखाया. उसकी वही तो क्वेरी थी. डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन व्हेन ईच अदर स्टूडेंट्स आर आस्किंग क्वेरीज. नाउ लिसन. क्वेरी इज कि मैंने पिज्जा लिया ही नहीं, या मैंने जाके क्रॉसवर्ड में कुछ खरीदा ही नहीं. तुम्हारा नुकसान हो गया. क्रॉसवर्ड वाले को तो पैसे मिल गए ना, तो गवर्नमेंट अपना टैक्स ले लेगी. हाँ, नाउ यू आर सेइंग ऑफ कोर्स आगे जाके मैंने क्रॉसवर्ड से लिया ही नहीं, देन दे विल टैक्स इट एट द हाईएस्ट रेट. देन दे विल टैक्सेस एट द हाईएस्ट रेट. क्रॉसवर्ड में क्या क्या प्रोडक्ट्स है, हाईएस्ट रेट वाला टैक्स लगा देंगे वो. ठीक है? यस. नाउ रेसिडुअल केस. रेसिडुअल केस ऑफ द गुड्स. इफ द सिचुएशन इज नॉट if the situation is not covered in the situation given above, then the residual provision will apply, where a periodical return is to be filed. The date of return becomes the TOS. So आपके return की date बन जाएगी आपका TOS. And in other cases, date when GST is paid. Date when GST is paid. इसका better understanding straight with the help of the example I'll give you. Then you'll understand this better. Investigation reveals clandestine removal मतलब illegal.
ये मॉड्यूल का वर्डिंग्स है, मॉड्यूल का एक क्वेश्चन लिया है. इन्वेस्टिगेशन रिवील्स clandestine removal of goods, illegal removal of the goods by the supplier who is not registered. मैंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं, मैंने बोला किसको पता चलेगा, नहीं लेंगे रजिस्ट्रेशन, ऐसे ही गुड्स बेचेंगे बिना जीएसटी के, कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, कोई टैक्स पे नहीं करेंगे. सो व्हाट हैपेंड, द एविडेंस, ना इन्वेस्टिगेशन हुआ, सो गवर्नमेंट को कहीं से पता चला, उन्होंने आपके यहाँ आके इन्वेस्टिगेशन किया और उनको पता चला कि तुम इलीगली गुड्स बाहर निकाल रहे हो. द एविडेंस इज इन फॉर्म ऑफ नोटिंग, नोटिंग मिला आपको, कोई डायरी मिली उनको आपके यहाँ. बहुत बार मैंने आपको बोला जब आप कैश में करते हो ट्रांजैक्शंस, कहीं ना कहीं अ पर्सन हैज़ टू नोट. अगर आपने डिसाइड किया होगा कि आई सेल यू अ फ्लैट, इसके अगेंस्ट मुझे ना सिर्फ 10-20 लाख चेक से देना, बाकी सब कैश में देना, कहीं तो नोटिंग करना पड़ेगा ना. आज आके 5 लाख दिया, कल आगे 10 लाख दिया, दोनों में नहीं तो अंडरस्टैंडिंग कैसे पता चलेगा. सो समवेयर वी नोट डाउन, एंड दैट इज वेयर जब रेड या इन्वेस्टिगेशन होता है वो सब आपका डायरीज निकालते हैं, दे ओपन एवरीथिंग. कहीं ऐसा पीस ऑफ पेपर पड़ा है वो उठा लेंगे और वहाँ पे आपने लिखा है 10 लाख कैश रिसीव्ड ऑन सो एंड सो डेट, तुरंत आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलेंगे, 10 लाख कैश रिसीव्ड ऑन सो एंड सो डेट, डिपॉजिट हुआ क्या बैंक में, चेक करो बुक में एंट्री है क्या, नहीं है, मतलब ये अनएक्सप्लेन्ड है, ये तुम्हारा इनकम हो जाएगा. फिर दिस विल बी ट्रीटेड एज योर अनडिस्क्लोज्ड इनकम, एंड दिस अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे 78% इफेक्टिव टैक्स रेट लगेगा. बरोबर ना? हाँ, तो ऐसे होता है. पे अटेंशन, पे अटेंशन. क्या बोलने का, क्या बोलने का, जिसको बात करने का मन करता है बीच में 40 बात नहीं. हाँ, पे अटेंशन. इलीगल रिमूवल किया, गवर्नमेंट को कैसे पता चला या इन्वेस्टिगेटर्स को कैसे पता चला, एविडेंस इज इन फॉर्म ऑफ अ नोटिंग, कहीं कुछ लिखा हुआ मिला, ऑफन अनडेटेड, तो नोटिंग डायरी में मिली लेकिन तारीख नहीं लिखी उसने, रिसीव्ड 10 lakhs, बस डेट नहीं लिखा है, सो ऑफन इट इज अनडेटेड. तो आपको गुड्स किस दिन सप्लाई किया, इनवॉइस तो बनाया नहीं, वो रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो उसने इनवॉइस भी नहीं बनाया, पेमेंट का डेट भी नहीं पता तुमको. So you don't know the P date, you don't know the I date. This is going to be a residuary situation. Now what is happening here? Some corroborative material. Corroborative material means evidence. मतलब कोई एविडेंस, मतलब ठोस एविडेंस मिला है आपको. ओके, सम एविडेंट मटीरियल इज देयर. द सप्लायर क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो बोलता है जाने दो, कौन इनके साथ अभी पंगा लेगा, ऑलरेडी बड़ी गलती हो गई है, मैंने रजिस्टर नहीं किया, फिर पकड़े गए, तो ही वॉलेंटरीली पेज, डोंट टॉक, ही वॉलेंटरीली पेज टैक्स. नाउ लिसन, इज दिस पर्सन, लिसन, डू यू नो द आई डेट? ओए जल्दी जल्दी, डू यू नो द आई डेट? नो. डू यू नो द पी डेट? नो, बिकॉज नो, इनवॉइस तो बनाया नहीं, इलीगली काम चल रहा है सारा, पेमेंट की कुछ एंट्री मिली लेकिन अनडेटेड है, पता ही नहीं अपने को, आई डेट नहीं पता, पी डेट नहीं पता. तो यहाँ रेसिडरी केस में आएंगे, उसमें 2 सिचुएशन है. इफ यू आर लायबल टू फाइल रिटर्न्स, द रिटर्न्स का ड्यू डेट इज योर टीओएस, बट दिस पर्सन इज नॉट लायबल टू फाइल रिटर्न्स ऑल्सो, ही इज नॉट इवन रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसके लिए रिटर्न्स का ड्यू डेट का सवाल ही नहीं आता है. फिर वो अदर केसेस में आता है, अदर केसेस में टीओएस इज द डेट व्हेन जीएसटी इज पेड. तो यहाँ पे जिस दिन उसने वॉलेंटरीली जीएसटी पे किया, दैट बिकम्स हिज टीओएस. ओके, सो हियर राइट डाउन टीओएस इज इक्वल टू, हाँ एक में, हाँ लिखो, टीओएस इज इक्वल टू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी, date of payment of GST, and then write down into bracket date of payment of GST. फिर bracket में लिखो, as the supplier is not registered, as the supplier is not registered, as the supplier is not registered, वो registered है क्या, नहीं, as the supplier is not registered, TOS cannot be, TOS cannot be, TOS cannot be the date of filing the returns, TOS cannot be the date of filing the return, and hence
TOS cannot be the date of filing the returns, and hence you come in the category of others, and hence you come in the category of others, and hence you come in the category of others. तो आप कौन सी कैटेगरी में आ जाते हो? इन द कैटेगरी ऑफ अदर्स. करेक्ट. गुड्स वाले पार्ट का लास्ट पार्ट है, ध्यान दो, लास्ट पार्ट है, फिर अगर लगा तो 1 मिनट का ब्रेक दे दूंगी आपको, ठीक है? हाँ, नाउ पे अटेंशन. इसके बाद लेकिन, एंड यू फील यू आर गुड विदाउट द ब्रेक टिल 4, इवन गुड देन. यस, पे अटेंशन. हाँ, पनिशमेंट तू करने वाला है, तू सोच के रख क्या करने वाला है. TOS. सुनो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर का नाम बताओ जरा मुझे. टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई. मैं अभी कौन सा पार्ट सिखा रही हूँ? टाइम ऑफ सप्लाई. अभी मैं टाइम ऑफ सप्लाई में भी पहले टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सिखा रही हूँ. गुड्स में FCM सीखा, RCM सीखा, उसके बाद वाउचर्स सीखा और रेसिडुअल सिचुएशन, एंड नाउ 5th इज द लास्ट थिंग. सो देयर आर 5 थिंग्स. TOS ऑफ गुड्स में क्या क्या सीखा? पहले FCM, FCM के बाद RCM, RCM के बाद वाउचर्स, वाउचर्स के बाद रेसिडुअल केस, एंड लास्ट इज एडिशनल पेमेंट, या कुछ इंटरेस्ट आपको मिलता है तो, या पेनल्टी, एनी पेनल्टी और एडिशनल पेमेंट यू गेट. ओके, नाउ पे अटेंशन, लिसन. TOS where additional consideration is received on account of interest, delayed payment, etc. So आपको कुछ पेनल्टी या डिलेड पेमेंट हुआ तो कुछ इंटरेस्ट मिलता है, ये वाला जो है ये सब टैक्सेबल होता है, और इसका TOS फिर कैसे निकालेंगे? नाउ लिसन, यहाँ पे TOS इज एक्चुअली द डेट व्हेन यू रिसीव इट. क्योंकि पेनल्टी है तो मुझे पता नहीं, पेनल्टी के लिए कोई खास हम अलग से इनवॉइस या ऐसा कुछ रेस करते, ऐसा नहीं. जब मिलेगा तब TOS अराइज होगा. सो हम किस चीज की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? वी आर फाइंडिंग आउट TOS फॉर व्हाट? एडिशनल कंसिडरेशन. किस चीज का TOS निकाल रहे हैं? एडिशनल कंसिडर. व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एडिशनल कंसिडरेशन? एग्जाम्पल इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट्स. इसका TOS क्या होगा? TOS इज इक्वल टू डेट ऑफ रिसीट. लिखो, TOS इज इक्वल टू डेट ऑफ रिसीट. TOS क्या होगा? डेट ऑफ रिसीट. TOS will be date of receipt. Is that clear? TOS will be date of receipt. आगे example, Radha Traders sold the goods to Sham Sales on 6 June with a condition that 2% interest per month will be charged if Sham Sales fail to make the payment within 15 days of the delivery of the goods. Again, Radha Traders sold goods to Sham Sales. एक condition था कि आपको 2% interest देना पड़ेगा, provided, okay, if you fail to make the payment within 15 days of the delivery of goods. Goods were delivered as also the invoice was issued on 6 June. Sham Sales paid the consideration for the goods on 6 July along with applicable interest. TOS for the goods. Now मुझे दो चीज़ों का TOS निकालना है, एक goods का और एक additional consideration का. TOS एक goods के लिए निकालना पड़ेगा and TOS for additional consideration. Now TOS for goods क्या होगा? Yes, TOS for goods will be invoice date. लिखो, invoice date. And what is the I date here? 6th June. देखो, invoice and the goods were delivered on 6th, sorry, हाँ, किधर 6 June. So it's 6 June. And for interest, what is the TOS? Date of receipt. Date of receipt. कब मिला आपको interest का payment कब हुआ? 6th July. So TOS for interest is 6 July और TOS of goods is I date. Correct है क्या? Yes, do you have some blank space over there? Yes, so let's note down something. So TOS of goods is over. Here. मुझे बताओ, TOS of goods में कितने situations है? हाँ, TOS में देखो of goods, पहला situation बोलो क्या है? First FCM. करेक्ट?
एक समराइज कर देते ना तो सामने हो जाएगा आपका। चलो फटाफट ये फास्ट करना है, ओके। सो राइट विथ मी, चलो जल्दी। टीओएस ऑफ गुड्स, पहला क्या है? एफसीएम। एफसीएम में क्या लिखा है टीओएस के लिए? आई डेट, दैट्स इट, आई डेट। एंड अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो तो यस, it is I or P, whichever is earlier. और क्या याद रखना है यहाँ पे? एक्सेस पेमेंट अप टू 1000, बरोबर ना? अप टू 1000। देन क्या होता है? TOS इज इक्वल टू डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस। एकदम अच्छे से नोटिंग करो स्टूडेंट्स, ये आपको हेल्प करेगा। एक दिन पहले एग्जाम के जाने के पहले ये एक पेज पढ़ के जाना। यू कांट रीड एंटायर थिंग एंड गो ना, क्या क्या आप सब कुछ थोड़ी पढ़ के जा सकते हैं। एक दिन प्लानिंग करना पड़ता है, स्मार्ट स्टडी करना पड़ता है। जस्ट नॉट अबाउट स्टडिंग, इट्स द वे यू स्टडी, द टाइम टेबल दैट यू मेक, द प्लानिंग दैट यू डू, द डिटेलिंग दैट यू नोट, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। TOS इज इक्वल टू डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस, बरोबर। आगे FCM में इतना ही है, दो। दूसरा RCM, RCM में TOS क्या होता है? डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट, मेकिंग द पेमेंट, और यस 31st डे फ्रॉम आई डेट, 31st डे फ्रॉम आई डेट, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। तीनों में से whichever is earlier। तो FCM हो गया, RCM हो गया। तीसरा क्या है? वाउचर्स। वाउचर्स में दो होते हैं सिचुएशंस। वन, सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल। अगर आइडेंटिफाइबल होता है तो TOS क्या होता है? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर्स। 2, supply is not identifiable। डेट ऑफ redemption of voucher। वाउचर्स वाला पार्ट भी हो गया। फोर्थ क्या है? रेसिडुअल केस। इफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड। अच्छा, सप्लायर रजिस्टर्ड है, फिर भी एक पर्टिकुलर गुड्स के लिए ना तो उसने इनवॉइस बनाया, ना तो बुक्स में लिया। उसने सामने वाले को बोला कि आई सेल यू द गुड्स, बट ये ऑफ पेपर करेंगे, ऑन पेपर नहीं करेंगे। आई विल जस्ट सप्लाई, इनवॉइस नहीं बनाऊंगा, तो मुझे कैश में पेमेंट करना। लेकिन बीच में पकड़ी गई ये गाड़ी, ई वे बिल नहीं बना था। ई वे बिल होना बहुत ज़रूरी है डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए, नहीं है आपके पास ई वे बिल। सो यू नो तुम पकड़े गए। तो अगर तुम रजिस्टर्ड हो तो तुम्हारा TOS विल बी डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। लेकिन तुम रजिस्टर्ड भी नहीं हो तो तुम अदर्स में जाओगे। एंड अदर्स के केस में TOS इज डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट। एडिशनल कंसिडरेशन। एडिशनल कंसिडरेशन में क्या होगा? यस, TOS इज इक्वल टू डेट ऑफ रिसीट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ डेट ऑफ रिसीट। अच्छा, एडिशनल कंसिडरेशन के एग्जांपल्स में क्या क्या है? इंटरेस्ट, या और क्या वर्ड यूज किया था वहां पे? यस,
लेट फीस एनीथिंग, यस, इंटरेस्ट और लेट फीस। तो हो गया ये टीओएस ऑफ किसका हो गया, जी का। किसका टीओएस हो गया, गुड्स का, करेक्ट। सो 1 मिनट का इधर ही क्लास में बैठ के ब्रेक ले लो, तो इमीडिएटली आई विल डू टीओएस ऑफ सर्विसेज। हो गया लिख के क्या, मेरा लिख के हो गया कि 30 सेकेंड में तुम्हारा लिख के हो जाना चाहिए। क्या तीसरा ही चालू है और पहला ही चालू है? ए तूने सोचा कि तू अभी गाना गाने वाला है क्या? कुछ नहीं डायलॉग मारने वाला है वो। सो दिस इज अ समरी दैट आई हैव प्रिपेयर्ड। अगर एक दिन पहले एग्जाम के जाते वक्त आप पढ़ाई करते वक्त, सुनो कैसे पढ़ने का, आपको पढ़ाई करते वक्त कहीं डाउट आ गया तो इस पेज पे ही वो आपने लिख देना चाहिए कि नोट ऐसे ऐसी गलती हो रही है, ये नहीं करनी है। इस पेज पे स्टिकी नोट होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस पेज 1 डे बिफोर द एग्जाम। नहीं तो किधर तो लिख के रखा है कि एक दिन पहले पढ़ के जाना है और पता ही नहीं वो पेज किधर है। All right, students, our break is over and we are on what topic right now? TOS. अभी goods का हो गया। अभी same 5 situations we have to learn for services. Exactly 5 same. पहले क्या सीखेंगे? FCM, फिर RCM, फिर वाउचर्स, रेसिडुअल केस एंड लास्ट। उसमें से पहले 2 अलग है, तो गुड्स के लिए ना स्टूडेंट्स पहले 2 FCM एंड RCM विल बी डिफरेंट, रेस्ट विल बी द सेम। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम TOS for services. Okay, so let's open our theory and let's start from there. Here, ध्यान दे, what page it is for you all? I'm on TOS of services now, huh? Oh yes, here. हाँ देखो यहाँ पे भी काइंड ऑफ समराइज किया है। देखो 5 सिचुएशंस है, लगभग वो सब सेम ही है यहाँ पे, रेसिडुअल एंड ऑल। ओके, नाउ वी आर लर्निंग सेक्शन 13। कौन सा सेक्शन सीखने वाले हैं? सेक्शन 13। सेक्शन 12 क्या था? एक काम करो, जहाँ पे आपने TOS ऑफ गुड्स लिखा, एक ब्लैंक पेज पे हमने TOS ऑफ गुड्स लिखा, ऊपर लिखो सेक्शन 12 ऑफ द CGST एक्ट। सेक्शन 12 ऑफ द CGST एक्ट 2017, सप्लाई ऑफ गुड्स के वहां पे लिखो। अयो, अरे अभी लिखा ना 2 मिनट पहले, ब्रेक के पहले। हाँ, अयो, अरे अरे किधर लिख रहे, किधर लिख रही है? देख वो देख किधर लिख रही थी, इधर लिखने का रेस। अंडर सेक्शन 12 ऑफ CGST एक्ट, CGST एक्ट 2017, बरोबर लिखा सबने? अब सुनो, मैं बोल रही हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आपको 2 मिनट देने वाली हूँ लर्न करने के लिए, और मैं किसी को भी उठ के पूछने वाली हूँ, सबने मुझे TOS करेक्टली बताना है। इज दैट क्लियर? हाँ, पहले सर्विसेज का खत्म होने दो, फिर लर्निंग का टाइम देती हूँ। हाँ, अब सुनो, हियर सर्विसेज के लिए सेक्शन कौन सा है? 13। कौन सा सेक्शन है? 13। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन 31(2) सबसे पहले कि इनवॉइस कब बनाना है। ओके, सर्विसेज के लिए क्या कब बनाना है? इनवॉइस। सो आई शुड नो व्हेन टू मेक अ इनवॉइस। आपने गुड्स के लिए बोला ना व्हेन टू मेक अ इनवॉइस, वो सिखाया आपको। अब किसके लिए बता रही हूँ? सर्विसेज के लिए। अब किसके लिए बता रही हूँ? सर्विसेज के लिए। हाँ, सो ध्यान देना यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना है। ये टेबल एक्चुअली इस चैप्टर में लगभग सब कुछ लर्निंग के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिर्फ रीड करना है। एवरीथिंग इन दिस चैप्टर, ऑल द फॉर्मूलाज इन दिस चैप्टर आर देयर टू लर्न डियर स्टूडेंट्स। नाउ नॉर्मल सर्विस, प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ गुड्स और सर्विसेज के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस समझो। गुड्स टेंजिबल होते हैं, सर्विसेज आर intangible. Now when I'm coaching, you can't see it, but yes, there is going to be a value addition in you after the coaching is done. That's a service.
You can't see the services. You cannot see the services. You can just see the goods. Goods are tangible, but services are intangible. तो क्या होता है सर्विस के केस में थोड़ा सा मुश्किल ये होता है कि गुड्स का डेट जैसे हम गुड्स में बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल ही नहीं सकते, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि सर्विस करने के बाद जैसे अभी गो फॉर ऑडिट, हमने ऑडिट करवाया, स्टाफ वहाँ गया, ऑडिट रिपोर्ट हुआ, फिर सबमिट हुआ. नॉर्मली सर्विसेज के लिए इनवॉइस जो है बनता है आफ्टर द सर्विसेज आर डन. सो लॉ सेज यू मस्ट रेज द इनवॉइस विद इन 30 days ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस. कितने दिनों में? विद इन 30 days. ऐसा ही होता है नॉर्मली सर्विसेज में. यू गो, यू सेंड योर आर्टिकल्स, ऑडिट के लिए जाते हैं और फिर वो सर्विस होती है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वी सेंड द invoice. So you should raise the invoice within 30 days. So you should raise the invoice within 30 days. Yes. So normally you should raise the invoice within 30 days from date of supply, and 45 days extra time is given only to insurance company, banks, and NBFCs. banks में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते रहता है. they have too much of workload. उनको बोला गया है आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन करेंगे. आप कितने दिनों में इनवॉइस बना सकते हो? 45 डेज में. सर्विसेज के लिए इनवॉइस कब बनना चाहिए? सप्लाई होने के विद इन 30 डेज. हाँ, आपको पहले ही बनाना है, बनाओ ना. पहले बनाया तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. हम क्या बोल रहे हैं? मेक इट विद इन 30 डेज. आप किसी को पहले ही इनवॉइस रेज करना है तो कर दो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट टाइम लिमिट इज एटलीस्ट विद इन 30 डेज तो इनवॉइस होना चाहिए. दिस इज हु इज सेइंग दिस, सेक्शन 31(2). इन केस ऑफ सेसेशन ऑफ सप्लाई, मतलब सर्विस स्टॉप कर दी बीच में, यू स्टॉप द सर्विस. आई टेल यू, गिव यू एन एग्जाम्पल. देखो, तुम देखो भी मत, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, आप सही आंसर दे पाओगे. इट्स वेरी लॉजिकल. देखो स्टूडेंट्स, आर्किटेक्ट आता है, आपके होटल का डिजाइनिंग चालू करता है. एक 15 दिन कुछ डिजाइनिंग किया, आप बोलते हो कि नहीं मुझे ये जम नहीं रहा है, यू नो योर स्टाइल ऑफ work and my style, my idea of my hotel ka interior work and yours is not, our taste is not matching. So you say let's stop the work. So architect says okay let's stop. Stop कर दिया, लेकिन क्या बोलेगा वो आपको? मैंने 15 दिन काम किया, I will send you a bill for that. Yes. So अगर सर्विस बीच में स्टॉप हो जाती है, सेसेशन ऑफ सर्विस मतलब सर्विस सप्लाई आपने स्टॉप कर दिया, तो तुरंत जब सर्विस स्टॉप हो गई उस दिन तक का इनवॉइस रेज करना चाहिए. सो देखो यहाँ पे इशू इनवॉइस एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस. आज अगर आप आर्किटेक्ट तुरंत ऑफिस जाएगा, वो बोलेगा देखो अपने स्टाफ को बोलेगा आगे से अभी ये प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना है, 15 दिनों के हिसाब से इनवॉइस मैं बोलता हूँ उतना तुम रेज कर दो. सो यू विल रेज एन इनवॉइस व्हेन द सर्विस इज स्टॉप्ड. सीज हो गई, क्या हो गया? सर्विस इज सीज्ड और द सर्विस इज स्टॉप्ड. समझ में आ रहा है सबको? नॉर्मली सर्विस के लिए सप्लाई कब, बिल कब रेज करना है? चलो जल्दी बोलो. विद इन 30 डेज. बैंक्स को विद इन 45 डेज. बैंक्स को विद इन 45 डेज. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, अगर सेसेशन ऑफ सर्विस हुआ, बीच में सप्लाई स्टॉप हो गया, द डे यू स्टॉप इट, द टाइम व्हेन यू स्टॉप इट, रेज द इनवॉइस. ऑफ कोर्स इनवॉइस विल बी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई. जितना 15 दिनों का सप्लाई भेजेगा ना आर्किटेक्ट, क्या पूरा सर्विस का बिल भेजेगा? उसने पूरा सर्विस प्रोवाइड किया नहीं, वो बोलेगा जितना प्रोवाइड किया उतना मैं बिल भेजता हूँ. बरोबर? आगे कंटिन्यूस सप्लाई. तो यहाँ पे 3 सिचुएशंस है. कंटिन्यूस सप्लाई में यहाँ पे थोड़े 1 2 3 ऐसे अलग अलग सिचुएशंस है, समझ के लेंगे एकदम ध्यान से. तो सर्विसेज में 3 है. पहला, नॉर्मली सर्विसेज के लिए बिल कब रेज करना चाहिए? विद इन 30 डेज. बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसीज कैन रेज द बिल विद इन 45 डेज. उसके बाद अगर स्टॉप हो गया सर्विस, द डे यू स्टॉप द सर्विस, दैट डे रेज द बिल. नाउ कम टू कंटिन्यूस सप्लाई. नाउ कंटिन्यूस सप्लाई में आपको पता है क्या होता है. सी आई विल टेल यू एक एक करके सिचुएशन, हर सिचुएशन का मैं एग्जांपल दूंगी, आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा. देखो पहला, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. आपको ड्यू डेट पता है, इज असर्टेनेबल. देन ऑन और बिफोर द ड्यू डेट. जैसे मैं आपको बोलती हूँ, सपोज यू ज्वाइन सम कोर्स फॉर 1 ईयर, कुछ 1 ईयर का आपने ट्रेनिंग या कोचिंग ज्वाइन कर दिया, ओके जहाँ पे आप टैली प्लस और कुछ स्किल्स और कुछ सीखने वाले, पूरा 1 साल का कोई कोर्स आपने लगाया. व्हेनेवर द सप्लाई, सब यहाँ देख रहे हैं, सब यहाँ देख रहे हैं, whenever the supply is beyond 3 months, it is treated as continuous supply. It is treated as continuous supply. तो continuous supply में 1 साल का कोर्स है, फीस उसकी कुछ लाख भर रुपया है, तो आप बोलते हो कि लाख भर कोई एक साथ नहीं दे रहा है, तो आप बोलते हो कोई नहीं, यहाँ पे सेमेस्टर वाइज ड्यू डेट्स है. आप भी एक चीज समझो
क्या आप पूरी सर्विस होने के बाद पैसे लोगे? विल यू वेट फॉर 1 year टू टेक द मनी? नोबडी इज गोना वेट। कंटिन्यूस सप्लाई में पीरियोडिकली पेमेंट मिलता ही है तुमको, तो गवर्नमेंट बोलते तुमको मिल रहा है ना पीरियोडिकली पेमेंट, हमको भी टैक्स दे दो पीरियोडिकली। तो अंडरस्टैंड, जब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, एक पहले देखो कि ड्यू डेट पता है क्या, तो तुम वो खोलने का, ब्रोशर खोलने का, एडमिशन फॉर्म खोलने का, उसमें पता चल रहा है कि हाँ ड्यू डेट दिया है, 1 लाख कैसे मिलने वाला है, ड्यू डेट दिया है, क्वार्टर, हर क्वार्टर की सेमेस्टर आपकी होती है, छोटा छोटा कोर्स रहेगा, तो आपके जैसे एक एक सेमेस्टर खत्म हो जाता है, आपको फीस पे करना है अगले सेमेस्टर का। सो यू पे द फीस ऑन 1st April, 1st July, October and 1st Jan। तो डू यू नो द ड्यू डेट्स? यस। तो ये ड्यू डेट्स पे इनवॉइस बनना चाहिए। ऑब्वियसली तुम क्या बोलोगे, स्टाफ को क्या बोलोगे, आज 1st April आ गया है, चलो सबसे इनवॉइस भेज दो, एक रिमाइंडर लेटर भेज दो, तब जाके लोग पे करेंगे। नेक्स्ट 1st July आ गया, चलो रिमाइंडर लेटर 2 भेज दो कि योर पेमेंट इज ड्यू फॉर द नेक्स्ट सेम। करेक्ट ना? जहां पे ड्यू डेट इज असर्टेनेबल, ड्यू डेट के टाइम इनवॉइस बनना चाहिए आपका। इज दैट क्लियर? ओके। दूसरा, अगर द ड्यू डेट इज नॉट असर्टेनेबल, इफ द ड्यू डेट इज नॉट असर्टेनेबल, मतलब आपने कोई ड्यू डेट स्पेसिफाई नहीं किया है, ड्यू डेट इज नॉट स्पेसिफाइड, very rarely it will happen that a person doesn't specify, but the due date is normally specified, but due date is not specified, then जब पेमेंट मिला तब, तो आपने उनको बोला था 1 लाख रुपए में से एक ड्यू डेट इज स्पेसिफाइड, तो वो ड्यू डेट पे इनवॉइस बनना चाहिए। दूसरा, आपने ऐसा सिचुएशन था कि ड्यू डेट बोला ही नहीं, आपने बोला पूरा पेमेंट पहले ही आ जाएगा, या आपने बोला कि जैसे आपको होगा आप वैसे पेमेंट करते जाओ, हर 2-2, 3-3 महीने में जस्ट कीप डिपॉजिटिंग 20, डिपॉजिट 30,000 इज फ्री। आपको मतलब देव गिवन यू अ चॉइस कि कैसे आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है आपको पेमेंट करने का। देन इज द ड्यू डेट असर्टेनेबल? नो। देन एक्चुअल डेट देखो, पेमेंट कब आया, अच्छा 20,000 10 मई को आया, सो 10 मई को इनवॉइस बनना चाहिए। सो पहले ड्यू डेट देखने का, ड्यू डेट है तो ड्यू डेट पे इनवॉइस बनाने का, इफ ड्यू डेट इज नॉट देयर देन एक्चुअल पेमेंट का डेट देखने का। अगर एक्चुअल पेमेंट का डेट भी नहीं है, या पेमेंट इज लिंक्ड, ये अलग अलग सिचुएशन, अभी देखो पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू होता है, सो यू नो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी बिल्डिंग यहां तक रेडी है, द बिल्डिंग इज रेडी टिल हियर, देन कुछ दिनों के बाद यहां तक रेडी हो गया और कुछ एडिशनल फ्लोर्स हो गए, लगभग कंप्लीट होने को आई है, तो आपने क्या बोला, मिस्टर एक्स आता है, बिल्डिंग देखता है, घर पसंद करता है, वो भी पूरा पेमेंट आज नहीं करेगा, वो बोलेगा मैं क्यों पूरा पेमेंट करूँ, तुम्हारा घर रेडी है क्या? नहीं। तो जब बिल्डर्स के पास आप जाते हो, कंस्ट्रक्शन जो है इज एक्सटेंडिंग फॉर 1 मिनट, कंस्ट्रक्शन और सेल ऑफ फ्लैट, इज इट सप्लाई ऑफ गुड्स और इज इट सप्लाई ऑफ सर्विस? Sale of flats to the customers is what? Goods. लास्ट पेज खोलो सब लोग और 10 बार लिख के नो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। शेड्यूल 2 में दिया है, चलो 10 बार लिखो और शेड्यूल पहले तो 10 बार लिखो, फिर मैं नोट्स में दिखाती हूँ किधर है क्या क्या क्या। सेल ऑफ फ्लैट्स टू कस्टमर्स इज सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 2, लिखो इज सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ या आई हाँ ना, सो कंप्लीशन के पहले ही हुआ है, तो मैं पूछ रही हूँ, मैं थोड़ी पूछ, ऑब्वियसली बिफोर कंप्लीशन वाली डेट है, तो फ्लैट ही है ना, तो फ्लैट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन अभी भी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, इट्स अंडर प्रोसेस। मैं तुमने पूछा क्या, मैं क्यों बोलूँ, जितना डेटा दिया है उससे सॉल्व द प्रॉब्लम, कुछ भी। मैं अगर आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ एस है, माने ही आपको पैसे कंप्लीशन की डेट के पहले मिले, अगर कंप्लीशन के डेट के बाद मिलते वो तो एग्जाम सप्लाई हो जाता है, फिर जीएसटी नहीं लगता, फिर तुमने आंसर गुड्स गुड्स क्यों बोल रहे तुम लोग, गुड्स कहाँ से हुआ, गुड्स वाला आंसर तो है ही नहीं, तो गलती तुम्हारी है, 10 बार लिखो। चलो आर्ग्यू करने का नहीं मुझसे, लिखो ओए 10 बार लिखो, नहीं तो 15 बार लिखने को लगाऊंगी। चलो लिखो, क्या लिखना मैं डिक्टेट करती हूँ ना,
Supply of immovable property like flats. Supply of immovable property, बड़ा sentence dictate करूंगी, चलो लिखो. Supply of immovable property like flats. Supply of immovable property like flat is treated as supply of service. Is treated as supply of service as per schedule 2. Is treated as supply of S as per schedule 2 under CGST Act 2017. नहीं नहीं चलो, इज सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर शेड्यूल 2. एक मिनट, एज पर शेड्यूल 2. सुनो, ये सेंटेंस 10 बार लिखना. उसके ऊपर पहले तो हेडलाइन एक लिख के लो कि इट इज अज्यूम, अजम्पशन ऊपर लिख के रखो. हाँ, अजम्पशन ऊपर या ब्रैकेट में लिखो. अजम्पशन 10 बार मत लिखना, ब्रैकेट में अजम्पशन लिखो. assumption लिखो. Consideration is received. Consideration is received before. Consideration is received before completion or first occupancy. Before completion of first occupancy, whichever is earlier. Before whichever is earlier. ये देखो यहाँ पे, ये देखो एस है, सप्लाई ऑफ सर्विस है. गुड्स कहाँ से बोलते हो तुम लोग? या तो एग्जम्प्ट होगा और टैक्सेबल हुआ तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा. हाँ, फिर 15 बार लिखो और 5 बार लिखा. सब लोग एस बोल रहे थे फिर भी जोर से मेरे को बोला नहीं. डबल पनिशमेंट. हाँ, अच्छा, जो अजम्पशन है वो नहीं दिखना है 10 बार, लेकिन जो सेंटेंस है कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक फ्लैट्स इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. हाँ, 10 बार लिखो. हाँ, एकदम अच्छी हैंड राइटिंग में. चलो 7 बार लिख दो. तू कंप्लीट कर दे, तेरा स्पीड बहुत फास्ट है. गुड. तू बात मत कर अभी. ये मैंने नोट्स का रेफरेंस आपको दिखाया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो. सेल ऑफ फ्लैट्स और ऑफिसेज टू कस्टमर्स इज सप्लाई ऑफ सर्विस. सो वी हैव लर्न दैट इन शेड्यूल 2. हुआ लिख के सबका? सप्लाई ऑफ क्या है? सर्विस. इसलिए उसका एग्जाम्पल यहाँ दे रही हूँ. तो अगर सेल ऑफ फ्लैट्स आता है तो याद रहे ये सर्विस है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई एस के हिसाब से होगा और ना कि जी के हिसाब से. दिस इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. जब बिल्डर आपको फ्लैट बेचता है और उसका कंस्ट्रक्शन 3 महीने के ऊपर जाता है, दिस इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. नाउ यहाँ पे बिल्डर क्या करता है? आप जब फ्लैट देखने जाते हो, ओके हो गया लिख के? राइट फास्ट, देन लुक हियर स्ट्रेट. पे अटेंशन, कम ऑन स्टूडेंट, स्टॉप राइटिंग, पे अटेंशन नाउ. Now understand what is happening here is
व्हाट इज हैपनिंग, बिल्डर जो है पूरा फ्लैट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद पैसे नहीं लेगा आपसे. बिल्डर क्या बोलेगा, पूरे फ्लैट के बाद नहीं, पैसे इंस्टॉलमेंट्स में देना. वो इवेंट डिफाइन करके देगा. ही विल गिव यू अ इवेंट. व्हाट इज द इवेंट, वो बोलेगा कि बिल्डिंग ये फर्स्ट फ्लोर तक कंप्लीट हो गई तो तुमको 25% पेमेंट करना है. इसके आगे बिल्डिंग और आपका काम चालू हो गया और फोर्थ फ्लोर तक कंप्लीट हो गई, तुम उसको बोलते हैं यू विल हैव टू पे अनदर 30% ऑफ द मनी. एंड जैसे ही और ऊपर और एक फ्लोर आपका कंस्ट्रक्ट हो जाता है, यू टेल हिम मेक 100%, मतलब पूरा जो अमाउंट है बैलेंस पेमेंट तुम कर दो. तो आपने ड्यू डेट नहीं दिया. क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है आपका बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर कब तक, कौन से दिन को कंप्लीट होने वाला है. यू डोंट नो आपके फोर्थ फ्लोर कौन से दिन को कंप्लीट होने वाला है, इसलिए ड्यू डेट नहीं दिया. इवेंट से लिंक किया. आपके पेमेंट को एक इवेंट से लिंक किया कि क्या इवेंट है, जिस दिन फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा सब कस्टमर्स को 25% देने का है. तो जिस दिन आपका फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो जाता है, आप अकाउंट सेक्शन को बोलोगे चलो हाँ, जिन जिन कस्टमर्स ने हमारे बिल्डिंग में फ्लैट बुक किया उनको लेटर भेज दो कि हम एज पर द एग्रीमेंट फर्स्ट फ्लोर इज कंप्लीटेड एंड वी हैड डिसाइडेड कि फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट होने पे आपको 25% पेमेंट देना है. देन दैट इवेंट, हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, उस इवेंट के टाइम तुमको इनवॉइस बनाना पड़ेगा. अगर ड्यू डेट है तो ग्रेट, ड्यू डेट. अगर ड्यू डेट नहीं है तो एक्चुअल डेट. अगर आपका पेमेंट करना किसी इवेंट से लिंक किया गया है, वो इवेंट के डेट पे इनवॉइस बनाना है. वो इवेंट के डेट पे इनवॉइस बनाना है. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? इवेंट के केस में इवेंट से लिंक किया, इसका एग्जाम्पल क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ फ्लैट्स, इट इज लिंक टू अ इवेंट. फर्स्ट फ्लोर कंप्लीटेड इतना दो, फोर्थ फ्लोर हुआ तो इतना दो. सो दीज आर इवेंट्स. इस इवेंट्स के टाइम इनवॉइस रेज करना है. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? ओके. सो ये मैंने बोला सेक्शन 31. दिस इज द डेट व्हेन यू हैव टू मेक द, दिस इज द डेट व्हेन आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइसेस बनाने पड़ेंगे. आगे अब हम सीखेंगे टीओएस फॉर सर्विसेज एंड फॉरवर्ड चार्ज. तो किसके व्यू पॉइंट से सोचना है? फॉरवर्ड चार्ज मतलब सप्लायर के व्यू पॉइंट से. तो आई डेट और पी डेट, सिंपल. आई डेट, no, listen now. No, I'll tell you one thing. Listen. We'll divide this into two categories. Pay attention. Look here straight. Very easy this is. Listen. Invoice के लिए 30 days का टाइम दिया है. अगर आप invoice within 30 days करते हो, so you invoice is issued within the time. What is the time? 30 days oblique 45 days. 45 days का टाइम किसको दिया है? जल्दी बोलो. 45 days का टाइम किसको दिया है? बैंक्स, इंश्योरेंस, एनबीएफसीज. 45 days का टाइम किसको दिया है? बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसीज. अगर आप पेमेंट विद इन 30 days करते हो, इनवॉइस विद इन 30 days करते हो या इनवॉइस विद इन 45 days करते हो, देन ग्रेट. सिंपली द आई डेट और पी डेट विच एवर इज अर्लियर. सो तो जो भी आई डेट होगा वो लेंगे. पी में क्या कंसिडर करेंगे? जब रिकॉर्ड हुआ या क्रेडिटेड इन द बैंक, विच एवर इज अर्ली. अगर आप इनवॉइस टाइम पे देते हो तो आई डेट और पी डेट विच एवर इज अर्लियर. लेकिन अगर किसी ने इनवॉइस लेट रेस कर दिया, लेट, टाइम लिमिट हमने कितना दिया था 31 में, 30 days, फॉलो ही नहीं किया आपने 2 महीने के बाद रेस कर दिया, हम तुम्हारे इनवॉइस डेट को देखेंगे भी नहीं. अभी वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है हमारे लिए. क्यों नहीं है? तुमने टाइम में फॉलो ही नहीं किया. देन व्हाट विल बी द टीओएस? टीओएस इज एस, मतलब सर्विस वाला डेट, जिस दिन सर्विस हुआ, या पेमेंट वाला डेट विच एवर इज अर्लियर. आपका इनवॉइस आगे 6 महीने के बाद का है, forget it, we are not going to look at it. क्यों? invoice is not raised within time. then service वाला डेट और पेमेंट वाला डेट whichever is earlier. ये पनिशमेंट मिल रहा है आपको. आपकी जीएसटी की लायबिलिटी प्रीपोन हो रही है. नॉर्मली सर्विस पहले प्रोवाइड की जाती है. नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विस पहले प्रोवाइड की जाती है, फिर इनवॉइस आता है और फिर पेमेंट होता है. सो हियर दिस इज नॉट गुड. सो इनवॉइस अगर आप पोस्टपोन जानबूझ के डिले कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं बन रहा. जीएसटी की लायबिलिटीज सर्विस प्रोविजन का डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर. ओके. नाउ इफ ए एंड बी आर नॉट एप्लीकेबल, मतलब आपके पास इनवॉइस नहीं है, पी डेट नहीं है, जो भी होगा, देन डेट व्हेन द रेसिपिएंट शोज रिसीट ऑफ सर्विस इन द बुक्स. जब आप दिखाओगे कि सर्विस मिल गई, वो डेट बनेगा आपका टीओएस. एंड payment in excess of 1000 is received. 1000 same TOS is invoice date of next invoice date. ऐसा कर दो, next invoice date. कौन सा invoice date बनेगा?
नेक्स्ट इनवॉइस डेट, नेक्स्ट इनवॉइस डेट कर दिया। क्वेश्चन 6 करेंगे सॉल्व। पढ़ो क्वेश्चन 6 जल्दी से, फिर हम सॉल्व करेंगे। No talking, please. Shh. Quickly read question 6 very carefully. क्वेश्चन में देखो, बुकिंग ऑफ अ कन्वेंशन हॉल, मतलब आपको रेंट पे मिल रहा है कन्वेंशन हॉल। रेंटिंग ऑफ एनीथिंग इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, तो हम सप्लाई ऑफ सर्विस के हिसाब से टीओएस सोचेंगे। कन्वेंशन हॉल रेंट पे देना ये फॉरवर्ड चार्ज में ही आता है, क्योंकि आरसीएम में हमने जब पढ़ा तो ये नहीं था। चांसेस है कि आपको सर्विसेज के यहाँ आरसीएम है या नहीं, नहीं भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपने आरसीएम वाली सर्विसेज आपके सिलेबस में है। यू नो 16 सर्विसेज आर देयर अंडर आरसीएम. So renting of convention hall is not there under RCM. Legal services there, GTA services is there, sponsorship services, agent है, insurance agent है, यहाँ पे हमने देखा है बैंक रिकवरी है, business facilitator है, all this is covered under RCM. ये RCM में नहीं है, so ये क्या है? S है, supply of service है, और it is under FCM. Correct? So let's write down computation of TOS. Come on, quick. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6. शाबाश, चलो जल्दी करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टीओएस, फैक्ट्स, सप्लाई ऑफ सर्विस। कंप्यूटेशन ऑफ टीओएस में क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस, और सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या है? FCM. तो किसके व्यू पॉइंट से सोचना है? सप्लायर। सर्विसेज में कुछ ऐसे क्लॉज होते हैं, वॉज द इनवॉइस रेज्ड विद इन द टाइम लिमिट और वॉज इट रेज्ड बियॉन्ड द टाइम लिमिट? यस। नाउ यू नो वी कैन नोट इट डाउन। लिसन, यहाँ पे पेमेंट आपको 2 बार मिला, ध्यान रहे। अभी 2 मिनट के लिए आप मत लिखो, आप क्वेश्चन में से देख के मुझे डेटा बताओ। आई विल गिव यू टाइम टू राइट। सब लोग मुझे डेटा देख के बताएंगे प्लीज, एवरीबडी। हाँ, अब देखो मैं लिखूंगी, अभी मैं 2 बार वर्किंग करना पड़ेगा, पता है मुझे टीओएस का, क्योंकि पेमेंट आपको 2 बार मिला। एक बार एडवांस मिला, कितना एडवांस मिला? 3000. सो वंस यू गॉट एन एडवांस ऑफ 3000, एंड व्हाट एल्स डिड यू गेट? एंड यू गॉट द बैलेंस ऑफ 12000. नाउ सी, अमाउंट 3000 मुझे एडवांस में मिला, फिर मुझे 12000 बैलेंस पेमेंट मिला। तो इसमें से पहले तो मुझे बताओ कि सर्विस का डेट क्या है। नाउ यहाँ पे फर्स्ट सर्विस का डेट क्या है? आपने सर्विस कौन से डेट पे लिया? रेंट हॉल का आपका फंक्शन कौन से दिन पे हुआ? किधर है क्वेश्चन? एक हाँ, सो बुकिंग हुआ, फंक्शन हॉल पे हुआ 15 सितंबर को। कौन सी डेट को हुआ? 15 सितंबर। वो दोनों केसेस में सेम रहने वाला है, 15 सितंबर। आपने इनवॉइस कब बनाया? आई डेट क्या है आपका? मुझे नहीं पता, डेट में से क्वेश्चन में से देख के बताओ। आई डेट क्या है? 27 अक्टूबर। एवरीबडी, व्हाट इज द आई डेट? 27 अक्टूबर। सो 27 अक्टूबर इज द आई डेट। अभी मुझे क्या देखना है? इज दिस इनवॉइस इशूड विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस? यस, यस। Is it issued within 30 days?
15 सितंबर के बाद 15 अक्टूबर को हो रहा है. हाँ, तुम्हारा ध्यान नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ध्यान दो. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हैपनिंग, कॉन्सेंट्रेट, नो टॉकिंग प्लीज, नो. सो इनवॉइस इज नॉट रेज विद इन 30 डेज. अगर इनवॉइस 30 डेज में नहीं रेज होता है, देन इट इज सर्विस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर. मतलब यहाँ पे पेमेंट का डेट, मुझे 3000 एडवांस कौन सी डेट पे मिला? 6 में. एंड 12000 पे कब हुआ? 3rd. नाउ टीओएस का फॉर्मूला यहाँ पे होगा डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. ओके, टीओएस का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर. ऐसा क्यों? हम नोट लिखेंगे, बिकॉज द इनवॉइस इज नॉट रेज विद इन 30 डेज ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस, टीओएस इज इक्वल टू प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर. yes, so over here TOS will be 15 September or 6th May. What is coming earlier? 6th May. So TOS is going to be 6th May. और सही है, एडवांस दे दिया पहले तो उसी दिन टीओएस होगा. दूसरा 15 सितंबर या 3rd नवंबर. व्हाट इज अर्लियर? 15 सितंबर. सो दिस इज योर टीओएस. 3000 के लिए टीओएस 6 मई को आएगा, 12000 के लिए टीओएस 15 सितंबर को आएगा. मैम एक ही सर्विस है लेकिन अलग अलग टीओएस आएंगे. हाँ, गवर्नमेंट बोलती है तुमको पेमेंट 2 बार मिला ना, हमको भी टैक्स 2 बार दो. 3000 पहले मिल गया, उसका 3000 का टैक्स पहले दे दो. सो जितनी बार पेमेंट मिलेगा उतनी बार हमको टीओएस निकालना पड़ेगा. राइट? सो राइट डाउन फैक्ट्स लिखा, ये इतना लिखो, फिर मैं नोट भी दूंगी आपको नीचे. जिस दिन सर्विस मिला, यहाँ पे सर्विस कौन सा है? हॉल रेंटिंग. तो तुम्हारा फंक्शन कौन से दिन हुआ? 15 सितंबर. तो दैट इज द प्रोविजन ऑफ सर्विस, जिस दिन सर्विस प्रोवाइड की आपको. डन है क्या? फिर मुझे नोट डिक्टेट करना है. डन है. नाउ नोट लिखो. इन दिस प्रॉब्लम invoice was not issued. In this problem invoice was not issued within. In this problem invoice was not issued within in this problem invoice was not issued within 30 days from provision of service. Was not issued within 30 days of provision of service. Was not issued within 30 days of provision of service. Therefore TOS is equal to what will be TOS in that case?
Yes, date of provision of service or payment date. Date of provision of service or payment date, whichever is earlier. Therefore, TOS is equal to date of provision of service or payment date, whichever is earlier. Or payment date, whichever is earlier. Moving ahead, next question, question 7. ब्रेक अभी चाहिए, कंटिन्यू कर लो ना. You want a break now? Okay, take a break and come back fast. Timer on करती हूँ मैं.